सो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, जल्दी से चेक करके मुझे बताएं क्या आप लोग मुझे लाइव देख पा रहे हैं। कैन यू हियर मी? कैन यू सी मी? रेडी एवरीवन? बताएं जल्दी सभी लोग। आई गेस आई एम लाइव नाउ। यस, ऑडियो इज आल्सो क्लियर। परफेक्ट 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 परफेक्ट। सो वेरी 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 गुड इवनिंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से सी इंटरमीडिएट में 2024 विश्वास बैच ऑन अल्टीमेट सीए। मेरा नाम है प्रणव पोपट, आई एम योर फैकल्टी फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कॉस्टिंग का आज है हमारा लेक्चर नंबर 4, जहां पर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा पहला प्रैक्टिकल चैप्टर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने बेसिक्स के तीनों लेक्चर बहुत अच्छे से देखे होंगे और बेसिक्स आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। नाउ इट इज द टाइम फॉर वन प्रैक्टिकल चैप्टर विच इज मटेरियल कॉस्टिंग, विच इज अ बिग चैप्टर एंड विच इज अवर बिगनिंग ऑफ द न्यूमेरिकल थिंग। ठीक है जी, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो मधु, चिराग, गौरव, साक्षी, प्रखर, अजीत, देव? चिंता मत करिए आप सभी लोग, इन द प्रोसेस है ऐप का काम। आप सभी लोगों को जो है ऐप की और डेस्कटॉप ऐप की या एंड्रॉयड ऐप की लिंक्स मिल रही हैं धीरे धीरे, और हमारी भी ट्रेनिंग आज होने वाली है। तो आई थिंक कल हम लोग पैरेलल कर पाएंगे और इवेंचुअली जब सब सॉर्ट आउट हो जाएगा उसके बाद हम यूट्यूब में एंड करके जो है पूरी तरह ऐप में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी पूरा का पूरा पढ़ने में फोकस करिए। हमारी जो बैकएंड टीम है वो आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है एंड दे विल कॉन्टेक्ट यू। ठीक है, धीरे धीरे सभी लोगों तक जो है ऐप की लिंक्स और उसकी जो भी प्रोसेस है, हाउ टू व्यू द लेक्चर्स एंड ऑल, सब आपको कन्वे करेंगे। निशा, शिवाक, कैसे हो? ध्रुवी, निखिल, निखिल टू, आनंद, कथन, मधु, यस, मंजीत, भरत, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सब लोग आ जाओ भाई, सब लोग आ जाओ, अपने सारे फ्रेंड्स को भी बुला लो। और मैं फिर से बता दूं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट मटेरियल कॉस्टिंग फ्रॉम टुडे। बहुत मजा आने वाला है दोस्त। तो मेरा नाम है प्रणव, आई एम फर्स्ट एंड एमसीए विद 6+ years ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर सीए, एजुकेटेड बाय पैशन बाय चॉइस। दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। फाउंडेशन लेवल पर आपको पढ़ाया था मैथ्स, सैलरी, स्टैट्स, और इंटरमीडिएट लेवल पर आपको पढ़ाने वाला हूँ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। विश्वास बैच का ये है लेक्चर नंबर 4। आप सभी को मैं बता दूं कि लेक्चर नंबर 3 के बाद जो लेक्चर 4 पहले फ्राइडे को शेड्यूल्ड था, बिकॉज मैं ट्रैवल कर रहा था और मैं नागपुर गया था, इस वजह से वो सेशन आपका हो नहीं पाया। बट चिंता की कोई बात नहीं भाई, ठीक है। आज हम लोगों ने उसे रिज्यूम किया है और आज अच्छा है भाई, मंडे को नया हफ्ता, नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं मटेरियल कॉस्टिंग का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो जी, वैष्णवी, शिवांशी, प्रभाकर, श्रुति, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। निखिल, शिवांशी, वेरी गुड इवनिंग। सो सी इंटरमीडिएट में 24 का विश्वास बैच है, जहां पर आपका फुल सिलेबस बोथ ग्रुप करवाया जा रहा है। टाइम टेबल बहुत ही इनोवेटिव वे में हमने बनाया आप सभी के लिए, और माइंड में ये बात रखी ही नहीं है कि ये डेडलाइन है, ग्रुप 1 खत्म हो जाए फिर ग्रुप 2। माइंड में पूरी तरह बच्चे का जो बेस्ट वेलफेयर हो सकता है वो देखा है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अपना चैलेंज है, हर सब्जेक्ट का अपना ड्यूरेशन कम ज़्यादा है। अकाउंट्स और टैक्स में काफ़ी टाइम लग रहा है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कैसे बच्चों का बर्डन भी बहुत ज़्यादा ना हो और बहुत डिले भी ना हो सिलेबस में, और रिवीजन का सफिशिएंट टाइम मिले, अकॉर्डिंगली हमने ऑप्शन 1 बनाया था। और उस ऑप्शन 1 के हिसाब से मैं आप लोगों को कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा ऑल्टरनेट मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 5:30 PM टू 7:30 PM। आपको बैच के रिगार्डिंग, परचेज करने के रिगार्डिंग किसी भी और बात की क्वेरी है तो हम लोग अपनी क्लास का टाइम बिल्कुल इसमें ज़ाया नहीं करेंगे। आपको कॉलिंग नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पर जाके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ये हमारा टाइम टेबल है सारे सब्जेक्ट्स का, जो आप लोगों को अब तो याद भी हो गया होगा। और नोट्स के बारे में अगर बात करूँ तो आई होप आपने मटेरियल के नोट्स देख लिए हैं सभी लोगों ने। जो हमारा गूगल ड्राइव का फोल्डर बना है वहाँ पर मैंने मटेरियल के नोट्स भी डाल दिए। तो बताइएगा भाई, मटेरियल का नोट्स आपको देख के कैसा लगा? क्योंकि बेसिक्स में तो चलो ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एटसेट्रा नहीं थे, बट आई थिंक मटेरियल के नोट से आपको एक ओवरऑल व्यू आया होगा कि हाँ भाई, सर ने इस तरीके से स्ट्रक्चर किया है बुक को, है ना। ये हार्ड कॉपी बुक का वॉल्यूम 1 जो है वो प्रिंटिंग इन प्रोसेस भी है, बहुत जल्दी डिस्पैच भी हो जाएगा, आप सभी को जल्द से जल्द मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चिराग, सही है, गुड। तो मैं तो तैयार हूं भाई, क्या आप लोग भी तैयार है? एक बार जल्दी से लाइव चैट में सारे बच्चे विक्ट्री साइन के साथ बताइए, हाउ इज द जोश एवरीवन? आर यू गाइस रेडी? यस सर, वी आर सुपर रेडी। चलिए शुरू करते हैं द काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। लेट्स बिगिन, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर मटेरियल कॉस्टिंग। मैं आप सभी लोगों को पहले ना बुक का एक ओवरव्यू वॉक थ्रू दे देता हूं। सबसे पहले जैसे हम लोगों ने वेटेज डाला हुआ है कि भाई मई 18 से लेके मई 23 तक सारे एग्जाम्स में मटेरियल कॉस्टिंग से कितने कितने नंबर का आया,
तो आप देख सकते हो भाई बड़ा चैप्टर है, 10 से 15 नंबर का इसमें आ जाता है। फिर मैंने देखो ये कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं, तो जहाँ पर भी आपको ऐसा कलर्ड बैकग्राउंड में दिख रहा है ना वो कॉन्सेप्ट होगा, और जहाँ पर भी ऐसे ब्लू लाइन आएगी मतलब कोई सवाल आ चुका है, या तो वो एग्जाम्पल हो सकता है या तो वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो सकता है। इस तरीके से हमने उसको सेटल किया है। हर क्वेश्चन के अंत में उसके आंसर भी डाले हुए हैं। और ये जो ब्लू वाली आपको लाइन दिख रही है ना, आप जब फिजिकल फॉर्म में आप बुक प्रिंट करवा लोगे, जब आपके पास आ जाएगी, तो आप इस ब्लू लाइन पे अपना रेफरेंस नंबर डालोगे कि आपने नोटबुक में इस क्वेश्चन को कहाँ सॉल्व किया है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें भाई, क्रॉस रेफरेंसिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलेगा? क्या हम इस लेक्चर से शुरू कर सकते हैं? हमने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं। देखो कर तो सकते हो, नया चैप्टर है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ कुछ टर्म्स में पहली पहली बार पढ़ाऊंगा, तो फिर मान लेना कि हाँ भाई वो वर्ड मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि मैंने बेसिक्स नहीं पढ़ा है। लेकिन फिर बेसिक्स पढ़ोगे तो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है। लेकिन द बेस्ट केस इज कि हम वो टर्म्स जानते हो और फिर हम कोई चैप्टर शुरू करें। ठीक है, तो अप टू यू भाई। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यार मैं बात करता हूँ मटेरियल है क्या। मटेरियल के बारे में कुछ बताओगे मुझे यार आप लोग? मटेरियल का मतलब क्या जानते हो आप लोग? बस अपने वर्ड्स में बताओ, डेफिनेशन नहीं चाहिए मुझे। व्हाट डू मीन बाय मटेरियल? ये जो शब्द है मटेरियल, इससे आप क्या जानते हो, क्या समझते हो? क्यों हेमंत भाई बताओ। निखिल, पवन, वैष्णवी, साक्षी, व्हाट डू मीन बाय मटेरियल? चिराग ने तो मटेरियल को रॉ मटेरियल बोल दिया। सब लोग रॉ मटेरियल बोल रहे हो। हेमू भी ये बोल रहा है, शिवाग भी ये बोल रहा है। थोड़ा अलग वे में जाता हूं मैं। सर, इट इज फिजिकल फिजिकल सब्सटेंस used in the factory और कंपनी। देखो यार, हम लोग ना हमारी पूरी फैक्ट्री में, हमारे पूरे ऑफिस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स यूज करते हैं। जैसे कि पेज, स्टेशनरी, वो भी एक मटेरियल, फिजिकल सब्सटेंस है जो यूज हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर आप केमिकल लेके आते हो कोई, वो भी मटेरियल होता है। आप शर्ट बनाने की इंडस्ट्री में चले जाओ तो फैब्रिक जो होता है वो एक तरह का मटेरियल है। मतलब कोई भी ऐसा फिजिकल सब्सटेंस जो फैक्ट्री में यूज हो रहा है। अब यूज भी दो टाइप का हो सकता है। एक प्रोडक्ट को बनाने में यूज हो रहा है, सुनना मेरी बात, एक प्रोडक्ट को बनाने में यूज हो रहा है और कोई एक रैंडम यूज हो रहा है। तो मटेरियल तो सारे हैं। जो हमारा स्टेशनरी का पेपर है वो भी एक मटेरियल है, और हमारे फिनिश गुड्स में लगने वाला केमिकल भी एक मटेरियल है। लेकिन इस चैप्टर में हमारा फोकस कहाँ है? इस चैप्टर में हमारा फोकस है सर उस मटेरियल पर जो गुड्स में लगता है। तो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर के एंड में बहुत अच्छे से एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग समझाए थे। तो भाई साहब, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, रिमेंबर। अब मटेरियल का जो इनडायरेक्ट वाला पोर्शन है ना, वो तो एक्चुअली ओवरहेड्स कहला जाएगा, क्योंकि वो तो गुड्स बनाने में थोड़ी लगता है। तो मटेरियल का जो इनडायरेक्ट वाला पार्ट है वो तो ओवरहेड्स में चला जाता है। तो जब तुम मटेरियल लेबर के बाद ओवरहेड्स वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, तो तुम्हारा ये जो इनडायरेक्ट पार्ट है वो वहां पर काउंट हो रहा होगा। किंतु जो डायरेक्ट मटेरियल है वो हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव है, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो समझ गए? Material word is a bigger term, but in this chapter our main focus is towards direct material, the material which is used in the production. Got it? तो मटेरियल होता है फिजिकल सब्सटेंस है, कोई भी फिजिकल सब्सटेंस। तो लो भाई, पहले दो पैराग्राफ आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। तो द जनरल मीनिंग ऑफ द मटेरियल इज द कमोडिटी, इज ऑल द कमोडिटी, कमोडिटी वर्ड भी बोलते हैं, या फिजिकल सब्सटेंस या फिजिकल ऑब्जेक्ट विच इज यूज्ड टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पर वो है हमारे लिए। तो मटेरियल कॉस्ट of which can be directly attributable to the end product in economical, physical, feasible way. हमारे एग्जाम्पल में फैब्रिक is direct material. Those material which are not directly attributable are indirect material. तो हमारा यहाँ फोकस है डायरेक्ट मटेरियल पर। अब सोचने वाली बात यह है सर कि मटेरियल इतना इंपॉर्टेंट है क्या, जो आप सबसे पहले वहीं से शुरुआत कर रहे हो?
आप मुझे खुद बताओ भाई, आप एक मैन्युफैक्चरर हो, मैन्युफैक्चरर, आप क्या करते हो? जो आपका वुड है ना, वुड, आप वुड को प्रोसेस करके प्लाई बनाते हो। प्लाई पता है ना सबको? प्लाई, फर्नीचर्स में ना प्लाई यूज होती है। तो आप ना लकड़ियां काट के लाते हो, मतलब खरीदते हो, जो जंगल से लोग लकड़ी काटते हो खरीदते हो आप, और उसको ना प्लाई का फॉर्म देते हो मशीन्स के थ्रू। ये आपका काम है। अब मुझे बताइए, आपके बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द कॉस्ट किस चीज का होगा? जो वुड्स आ रहे हैं, जो लकड़ी आ रही है, वुड जो आ रहा है, वही तो मेरे लिए रॉ मटेरियल है। उससे मेरा फिनिश गुड्स प्लाई बनेगा। तो मैं एक निर्माता हूं, तो मेरे लिए जो मटेरियल है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ब्रो। आर यू गेटिंग इट? मेरे लिए जो मटेरियल है वो तो बहुत 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 काम की चीज है। बिल्कुल सर, अवश्य, नो डाउट अबाउट इट। तो डायरेक्ट मटेरियल जो होता है सर, वो एक मैन्युफैक्चरिंग का सिग्निफिकेंट पार्ट होता है। ये बात एक सर्विस इंडस्ट्री में फॉलो नहीं होगी। ये बात एक सर्विस इंडस्ट्री में फॉलो नहीं होगी। जैसे मान लो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिट की सर्विसेज देता है, तो उसके ऑफिस में जो मेन कॉस्ट लग रही होगी ना, वो स्टाफ की लग रही होगी, टेक्नोलॉजी की लग रही होगी, सॉफ्टवेयर्स की लग रही होगी, ट्रैवलिंग की लग रही होगी। लेकिन मटेरियल की नहीं लग रही होगी कि भाई वो जो पेपर यूज कर रहा है या फिर फाइल यूज कर रहा है, उसकी कॉस्ट तो मिनिमल होती है। बट जब हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं ना, तो आप हमेशा दिमाग में रखना कि आप एक निर्माता हो, मतलब यू आर अ मैन्युफैक्चरर। तो जब भी हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, सिर्फ सर्विस कॉस्टिंग चैप्टर को छोड़ दो, तो बाकी सारे चैप्टर्स में तुम अपने आप को क्या मान रहे हो? कि तुम एक निर्माता हो। और जब तुम एक निर्माता हो मतलब तुम एक मैन्युफैक्चरर हो। तो मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको सोचना है, गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना। तो मुझे बताइए भाई, अगर 100 रुपए की मेरी टोटल कॉस्ट आ रही हो, और उस 100 रुपए की कॉस्ट में 50 रुपए सिर्फ मटेरियल का हो, या 60 रुपए सिर्फ मटेरियल का हो, तो अगर मैं कॉस्ट को मैनेज करना चाहता हूं, तो क्या मुझे प्रॉपर अटेंशन पहले मटेरियल पर देना पड़ेगा? कि भाई मैं जो मटेरियल खरीद रहा हूं बहुत महंगा ना हो जाए, मेरे मटेरियल के वेस्टेजेस ज्यादा ना हो, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ना बढ़ जाए, अननेसेसरी वेस्टेज ना हो जाए कुछ और, उसकी इन्वेंट्री सही मेंटेन रहे, रखे रखे कहीं खराब ना हो जाए। ये सारी चीजों पर क्या तुम भी फोकस करना चाहोगे? एक निर्माता की तरह मुझे जवाब दो कि अगर तुम्हारे 100 रुपए के खर्चे में 60 रुपए का खर्चा तुम्हारे मटेरियल का है, तो क्या सबसे पहले तुम्हें उस चीज पर एक रिक्वायर्ड अटेंशन देना चाहिए या नहीं? सर बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। ठीक है सर, वही यहां पर आपके पास लिखा हुआ है। बिकॉज इट इज एन इनपुट एंड अ सिग्निफिकेंट कॉस्ट एलिमेंट, इट रिक्वायर्स एडिकेट मैनेजमेंट अटेंशन। तो मैनेजमेंट का बड़ा इंटरेस्ट होता है भाई कि मटेरियल सही से आ रहा है ना भाई, बहुत महंगा तो नहीं ला रहे हो, खराब खराब तो नहीं हो रहा, ज्यादा लॉस वॉस तो नहीं हो रहा प्रोसेसिंग में। ये सब पर मैनेजमेंट की नजर रहती है, क्योंकि इसका कॉस्ट एलिमेंट बहुत ज्यादा है। अच्छा, आपको मैंने दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताए थे कॉस्ट के। एक बताया था कॉस्ट असर्टेनमेंट, और एक और बताया था कॉस्ट कंट्रोल। वैसे तो 5 बताए थे, लेकिन ये उनमें से 2 हैं। तो कॉस्ट असर्टेनमेंट मतलब तो होता है किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट की कॉस्ट निकालना, मतलब उसमें बेसिकली चीजों को इकट्ठा करके प्लस माइनस करते हैं, पर कौन सी चीजें ऐड करना है कौन सी नहीं करना वो भी सीखते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है, अगर तुम्हें बिजनेस में सर्वाइव करना है तो कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए मुझे मटेरियल की कॉस्ट को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। डेफिनेटली सर, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल कॉस्ट को कंट्रोल करना है, जो उसकी मटेरियल की कॉस्ट है वो तो सबसे बड़ी कॉस्ट है, तो उसको तो कंट्रोल करना ही होगा निश्चित सर, विदाउट एनी डाउट। बिल्कुल सर, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सारे लोग। मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करने में 3 बातों का आपको प्रमुख ध्यान रखना है। ई, 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 क्या ये ई, 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 क्या है ये ई, ई, ई? 3 मेन बातों का आपको ध्यान रखना है। ई, ई, ई। आप चाहें तो मेरे साथ ना ये जो मैं थोड़ा बहुत लिखता हूँ, लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो उसका एग्जैक्ट टेक्स्ट होता है वो आपके नोट्स में रहेगा, तो उसकी चिंता मत करना। हाँ, मैं कोई एग्जांपल्स देता हूँ, कुछ बात बताता हूँ, वो जरूर लिखिएगा। और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे वो तो डिटेल में लिखना ही है। तो ई, 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 अरे कौन कौन सी ई सर, किस चीज का ई? बताता हूँ।
पहला ई है इकोनॉमी इन प्रोक्योरमेंट। आपको पता है जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो ना, तो परचेजिंग एक बहुत बड़ा फंक्शन है। आज मैं लाखों करोड़ों का गुड्स खरीदता हूँ, मटेरियल खरीदता हूँ मेरे सप्लायर से। डोंट यू थिंक कि मुझे ये पैसा बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए? अगर मैं कोई लाखों करोड़ों का खर्च कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस में, तो मुझे 4 जगह पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए। कहीं मैं गलत रेट का ना लेके आ जाऊँ, क्वालिटी इंश्योर करनी चाहिए। तो इसके लिए एक्चुअली क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए ना एक परचेज डिपार्टमेंट होता है प्रॉपरली। वो परचेज डिपार्टमेंट जो भी रिक्वायरमेंट है मटेरियल की, वो पब्लिक में बाहर निकालता है न्यूज़, जिसको बोलते हैं टेंडर। टेंडर में लिखा होता है जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, हमें अपने कोटेशन के साथ इस तारीख तक अपनी कोटेशन भेजें। फिर जब सबकी कोटेशन आती है ना, फिर कोटेशंस को खोल के हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा सप्लायर बढ़िया है, किसका रेट कॉम्पिटिटिव है, और उसके बेसिस पर हम किसी एक सप्लायर को बोलते हैं हाँ भाई तुमसे खरीदेंगे। क्या ये तुम समझ पा रहे हो भाई कि जब तुम प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, प्रोक्योरमेंट मतलब होता है परचेज करना, तो बहुत इकोनॉमिकल होना चाहिए भाई। वो इकोनॉमिकल का मतलब चीप नहीं है। आप ये ना समझे कि आप खराब क्वालिटी का ले आए। इकोनॉमिकल का मतलब है जो भी बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट हो सकता है वो लो, जो भी बेस्ट पॉसिबल तरीका हो सकता है कॉस्ट को मिनिमाइज करने का, उस पर फोकस करो। तो जो भी चीज तुम खरीद रहे हो ना, वो एक मिनिमम लेवल पर होनी चाहिए। 4 जगह पूछ कर, कंपैरिजन करके, निगोशिएशन करके बाय करना चाहिए। कितने बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं बताइए? नो नो अभी नहीं भी रिया, मोस्टली कल से हो जाए। आज हमारी भी ट्रेनिंग होगी तो मोस्टली कल से हो जाएगा, ठीक है। चल है बेटा, है सिद्धार्थ भाई, जहां जरूरत है, जहां रिक्वायरमेंट है वहां है। तो इकोनॉमी इन प्रोक्योरमेंट। अब मैं आता हूं दूसरे। तो मतलब बताइए, सिंपल वर्ड्स में ऐसा बोल सकता हूं कि अगर तुम्हें ओवरऑल मटेरियल की कॉस्ट को मिनिमाइज करना, कंट्रोल करना है, तो जो तुम खरीद रहे हो वो सस्ता होना चाहिए, सस्ता इकोनॉमिकल, है ना, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑब्वियसली। बिल्कुल सही बोला अजीत ने, बेस्ट पॉसिबल प्राइस विदाउट क्वालिटी कंप्रोमाइज। दूसरा आता है सर इकोनॉमी इन प्रोक्योरमेंट, तो मैंने बता दिया। दूसरा आता है एफिशिएंसी इन हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग द मटेरियल। एफिशिएंसी इन हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग मटेरियल, इसका क्या मतलब है सर? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना सारे लोग। जब आप मटेरियल लाते हो तो ऐसा नहीं होता कि मटेरियल आया, ट्रक में से निकला और सीधे मशीन में डाल दिया। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। तो हम एक स्टोर मैनेज करते हैं, स्टोर मेंटेन करते हैं। सबको ये बात पता होनी चाहिए, नहीं पता तो अभी बता दूं भाई। जब तू एक फैक्ट्री चला रहा है, तू एक निर्माता है ना, तो तेरे को स्टोर भी बनाना पड़ता है। स्टोर इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि मटेरियल तो थोड़ा ज़्यादा खरीदता है। मान ले 1 महीने तक की रिक्वायरमेंट तुमने खरीद ली, अब 1 महीने का एक बार में तो मशीन में डाल नहीं दोगे, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है उस हिसाब से इशू करते जाते हैं और यूज़ करते जाते हैं, ठीक है। तो जब तुम उसको स्टॉक में रखे हो ना, तो उसकी हैंडलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। हैंडलिंग कहाँ से शुरू हो जाती है? मेरे गेट पर आ गया है ट्रक, अब ट्रक से जब मैं मटेरियल को उतार रहा हूं, तो ध्यान रखना भाई, उसमें कहीं टूट फूट ना हो जाए, उसमें कहीं गिर गुरा ना जाए, डैमेज ना हो जाए, वो हैंडलिंग। जब तुम उसको अपने स्टॉक में रख रहे हो तो ऐसी जगह पर रखो कि कहीं गिरने का डर ना रहे। ऐसी सेफ्टी इन्वायरमेंट में रखो कि वहां चूहे वूहे ना घुस जाएं, है ना, उसको कतर वतर ना दे। जो भी तुम मान लो फैब्रिक है भाई, मान लो फैब्रिक तुम्हारा मटेरियल है और तुमने जहां पर रखा हुआ है वहां पर तुमने सेफ्टी नहीं रखी, कभी भी चूहा आके फाड़ के चला जाता है। अब बताओ भाई कैसे चलेगा काम? तो हैंडलिंग प्रॉपर रखनी है। मान लो तुम एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हो और तुम ना दवाइयाँ बनाते हो, तो तुम्हारे जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं दवाई के मटेरियल, वो मटेरियल ना बहुत सेंसिटिव होते हैं कि उनको इतने ही टेम्परेचर में रखना है। अगर टेम्परेचर हाई होता है उस जगह का, तो मटेरियल खराब हो जाते हैं। हो सकता है कि उसे फ्रीजर में रखना है, हो सकता है कि उसे 10 डिग्री में रखना है, हो सकता है उसे 0 डिग्री में रखना है। देयर कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ। तो क्या सभी बच्चे हैंडलिंग का मतलब समझ गए? देखो प्रोक्योरमेंट तो आप समझ ही गए थे, अब मैं हैंडलिंग की बात कर रहा हूँ। तो जब मैं मटेरियल को हैंडल कर रहा हूँ ना, एफिशिएंट होना चाहिए, मतलब गलती नहीं होनी चाहिए और बहुत टाइम भी नहीं लगना चाहिए। अच्छा, एफिशिएंट का एक और मतलब है,
आज मुझे पता है कि भाई एक पर्टिकुलर जगह से 100 मीटर पर मुझे अपना सामान भेजना है, पर मैं क्या करता हूँ 5 लड़कों को लाता हूँ और वो कंधे में रख रख के लेके जाते हैं। अरे मैंने बोला भाई वो छोटा सा एक ट्रॉली जैसा ले लो ना, एक साथ ट्रॉली में रखो और ट्रॉली लेके जाते जाओ। अब तुम सोचो, जो काम 2 लड़के कर सकते थे वो लड़के 5 लड़के कर रहे थे। ये भी एफिशिएंसी का एक पार्ट है कि वहां पर भी मैं कॉस्ट बचा सकता हूँ। ये भी तो मेरा खर्चा हो रहा है ना, कि मैं जो अनलोडिंग करवा रहा हूँ, अनलोडिंग में 5 लड़के रखे, अरे भाई वो 3 लड़के किसी और काम में आ जाएंगे। अगर तुम वो छोटी सी ट्रॉली ले आते हो ना, तो 2 ही लड़के कर लेंगे वो काम, एक उतारेगा एक लेके जाएगा, एक उतारेगा एक लेके जाएगा। कितना बढ़िया काम है। तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अच्छा, ये हुआ सर हैंडलिंग। आई होप आप समझ गए हैंडलिंग क्यों। खरीदने के बाद सीधे यूज नहीं होता, सीधे प्रोसेसिंग में नहीं जाता। खरीदने के बाद मटेरियल को हैंडलिंग, स्टॉक में रख के हैंडल करना पड़ता है। अगला, प्रोसेसिंग। अब वक्त आ चुका है मटेरियल को उपयोग करने का। जब उपयोग करते हो तो तुम फैक्ट्री में मशीन में डाल देते हो उसको, तो तुम्हारे जो प्रोडक्शन वर्कर हैं स्किल्ड होने चाहिए, वो जबरदस्ती का वेस्टेज ना कर दें। जैसे मान लो मैं प्लाईवुड बनाता हूँ, अब लकड़ी आ रही है ना, तो मैंने बीच से काट दी। अरे भाई तू बीच से काट देगा तो साइड, दोनों साइड के जो टुकड़े हैं वो तो वेस्टेज चले गए। आप लोग अगर कभी फर्नीचर बनवाओगे तो देखना, अगर आप ध्यान नहीं देते ना तो आपका जो कारपेंटर है बहुत लकड़ी वेस्ट कर देता है आपकी। तो इसको बोलते हैं सर हम लोग एफिशिएंट प्रोसेसिंग, कि जब मैं मेरी चीजों को उपयोग कर रहा हूँ थोड़ा दिमाग लगा के करूँ, कि भाई ये वाला टुकड़ा यहाँ यूज हो जाएगा, ये वाला टुकड़ा कम से कम वेस्टेज हो, मेरा मिनिमम वेस्टेज में मेरा काम हो जाए। आर यू गेटिंग इट गाइस? ठीक है, चलो, कोई बात नहीं निखिल भाई। अगला है प्रोसेसिंग मटेरियल। तो एफिशिएंसी इन हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग, तो आप समझ गए। अच्छा, आपको पता है कि एक पर्टिकुलर चीज बनाने के लिए 2 मटेरियल का ये रेशियो होना चाहिए, तो ट्राई टू मेंटेन द रेशियो। रेशियो बिगाड़ दोगे तो जो तुम्हारा आउटपुट आएगा वो भी गड़बड़ाएगा, है ना। तो तीसरा आता है मेरे पास ई फॉर इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस इन प्रोड्यूसिंग डिजायर्ड आउटपुट एज पर द स्टैंडर्ड। आई होप बहुत लॉजिकल आपको तीनों ई समझ में आ रहे हैं। तो तीसरा वर्ड है सर इफेक्टिवनेस। चलो मैंने सस्ता खरीद लिया, बहुत बढ़िया। मैंने अच्छे से हैंडल कर लिया, बहुत बढ़िया। मैंने प्रोसेसिंग भी प्रॉपर कर ली, बहुत बढ़िया। लेकिन भाई जो तुम्हारा आउटपुट निकल कर आ रहा है वर्क होने के बाद, ध्यान रखो वो क्वालिटी मेंटेन रहे। क्योंकि कितनी भी कॉस्ट बचा लोगे, अगर अगर तुम्हारा आउटपुट जैसा चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से वैसा नहीं बनाना, तो धीरे धीरे तुम्हारी रेपुटेशन डैमेज होती जाएगी। इसको कैसे इंश्योर कर सकते हैं? क्वालिटी कंट्रोल करके। तो जब प्रोसेसिंग हो रही है तब कुछ कुछ पैरामीटर्स पर ध्यान रखिए कि मटेरियल ए और मटेरियल बी को 2:3 में डालना है आपको। तो बहुत स्ट्रिक्ट ध्यान रखिए कि 2:3 में ही होना चाहिए। जैसे तुम सब्जी बनाते हो, कोई चीज़ ज़्यादा डल जाती है तो पूरा सब्जी का टेस्ट चला जाता है ना। वैसे अगर तुम कोई पर्टिकुलर चीज़ बना रहे हो, गुड्स तुम्हारे, तो मटेरियल के जो रेशियोज है उनका ध्यान रखो। अच्छा, तुम्हें बोला गया है कि तुम्हारी मशीन जो है हर महीने सर्विसिंग होनी चाहिए। अगर मशीन को टाइमली सर्विस नहीं करोगे तो मशीन जो आउटपुट देगा वो डिफेक्टिव देगा। तो तुम मेंटेनेंस करवाओ ना, उसका सर्विस करवाओ। तुम कभी जाते होगे किसी दुकान में, प्रिंटिंग की दुकान में, उसका बहुत बुरा पुराना प्रिंटर रहता होगा ना, तो आजू बाजू में वो कट जाता होगा, देखना उसमें इंक ही नहीं आती, ऊपर और नीचे पता चला कट के आ रहा है, क्योंकि वो मेंटेन नहीं रख रहा अपनी मशीन को सही समय पे। उसके जो भी कंज्यूमेबल्स थे वो चेंज नहीं कर रहा है, जो भी इसमें कार्ट्रिज लगनी थी उसने नहीं बदली, इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो क्या आप समझ रहे हो? इफेक्टिवनेस के लिए भी आपको ध्यान रखना है। अगर वो आप करोगे तो आपके डिफेक्टिव कम निकलेंगे, डिफेक्टिव कम निकलेंगे तो अननेसेसरी की कॉस्ट आपकी नहीं बढ़ेगी। यही होता है ना। अगर मैं क्वालिटी मेंटेन करके चल रहा हूँ, प्रोसेसिंग के समय में कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना है वो अगर ध्यान रख रहा हूँ, और आउटपुट एक बार में सही बन रहा है ना, तो डिफेक्टिव चीज़ें निकलने का चांस कम रहेगा, और डिफेक्टिव नहीं निकलेगा तो हमारा लॉस बच जाएगा ना। तो ये तीनों चीज़ों से हम हमारे मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप ये तीनों ई आप लोगों को समझ में आया। द प्रिंसिपल ऑफ 3 ई आर यूज्ड इन मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। अब यही 3 ई के बेसिस में हमारे चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इकोनॉमी इन प्रोक्योरमेंट, एफिशिएंसी इन हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग, इफेक्टिवनेस इन प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड आउटपुट। अब मैं आता हूं पहले पार्ट में, प्रोक्योरमेंट, खरीदी। अब खरीदी करते समय आप कॉस्ट कैलकुलेशंस, असर्टेनमेंट कैसे करते हो? अभी मैं कंट्रोल की बात नहीं कर रहा हूं, असर्टेनमेंट की बात कर रहा हूं। ये जो मैं टॉपिक आपको बताने वाला हूं, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीट्स, इस पर मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर दूं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी।
कि हम क्यों कर रहे हैं। जब आप क्यों जान लोगे ना तो आपको मजा आएगा समझने में। जब आपको मम्मी बोलती कि जाओ बेटा 5 किलो शक्कर लेके आओ, तो आप जाते हो, बाजू में दुकान है, शक्कर लेके आते हो 5 किलो, कॉस्ट वही है जितना रुपया आप पैसा दे के आए हो, शॉपकीपर को जितना पैसा दे के आओ वही कॉस्ट। लेकिन जब मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, जब मैं निर्माता हूँ, तो मुझे थोड़ा ग्रो अप होना पड़ेगा भाई। आज मैं मटेरियल खरीदता हूँ तो हो सकता है किसी दूसरी सिटी से आ रहा है, मटेरियल आ रहा है 1000 kg। अब 1000 kg कोई हाथ में उठा के तो ला नहीं रहा है, तो पूरा ट्रक आ रहा है, ट्रक में ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लग रही है, क्योंकि महंगा मटेरियल आ रहा है तो इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, इंश्योरेंस की भी कॉस्ट लग रही है। जब मैं मटेरियल ला रहा हूँ यहाँ पर तो अनलोडिंग हो रही है, अनलोडिंग का खर्चा भी मुझे देना पड़ रहा है, क्योंकि वो दूसरे स्टेट से आ रहा है तो कुछ टैक्सेस भी लग रहे हैं, एंट्री टैक्स या टोल टैक्स लग रहे हैं, वो भी सही है सर। ऐसे करते करते टैक्सेस लग रहे हैं, जीएसटी लग रहा है। तो सर आज अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि जब तुमने कोई मटेरियल खरीदा तो उस मटेरियल की कॉस्ट में क्या क्या जोड़ना चाहिए और क्या क्या नहीं जोड़ना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? सर सब कुछ जोड़ दो ना। नहीं भाई, कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो नहीं जोड़नी चाहिए। जैसे जैसे मान लो तुमने थोड़ा लालच किया, तुमने तुम्हारा मटेरियल जो है छोटे ट्रक में बुलवाया, उस ट्रक की कैपेसिटी कम थी और तुमने उसमें ज्यादा मटेरियल लोड कर दिया, तो रास्ते में तुमको पुलिस वाले ने पकड़ लिया और पेनल्टी चार्ज कर दी, चालान कट गया। अब मुझे बताइए, ये चालान का जो खर्चा है, क्या मैं ऐसा बोल दूं कि मेरा गुड्स महंगा है, मटेरियल महंगा है? नहीं, ये चालान का खर्चा आपकी लापरवाही से हुआ है, दिस इज अ एबनॉर्मल कॉस्ट। तो इसका इफेक्ट, ओ भाई आप सबने बेसिक्स में पढ़ा हुआ है, नॉर्मल एबनॉर्मल, नॉर्मल चीजों का इफेक्ट मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट में आना चाहिए, लेकिन एबनॉर्मल चीजों का इफेक्ट डायरेक्टली पीएनएल में चला जाता है। तो ऐसे ही कुछ आइटम्स के एग्जांपल्स लूंगा मैं आपके सामने और आपको बताऊंगा कि क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं, कौन सी चीजें आपको मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट करते समय कंसीडर करनी, कौन सी नहीं करनी कंसीडर करनी, और इसी के बेसिस में हम करेंगे न्यूमेरिकल। तो हमारे पास एक क्वेश्चन भी आएगा जिसमें वो हमको 10-15 आइटम देगा और बोलेगा बताओ इसके हिसाब से आप कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपका कितना आना चाहिए। रेडी एवरीवन? सर रेडी। चलो, तो लिखा है सर, व्हेन मटेरियल्स आर परचेज देयर आर वेरियस कॉस्ट आइटम्स अलोंग विद द परचेज वैल्यू व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी एडेड। तुम जो परचेज करके आए हो तो जो तुम सप्लायर को पे करोगे वो तो तुमको देना ही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, पर उसके अलावा भी देयर आर लॉट ऑफ आइटम्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी एडेड। तो किसको ऐड करना है किसको नहीं करना वो सीखेंगे हम लोग इस टॉपिक में। अच्छा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल वो चीज है जो तुम स्टोर लेजर बनाते हो ना, तो स्टोर लेजर में कॉलम होता है क्वांटिटी का, रेट का और अमाउंट का। अमाउंट में वो वाला वैल्यू लेते हो तुम सभी ने शायद अकाउंट्स में फाउंडेशन में स्टोर लेजर करके कोई चीज सीखी होगी, जहाँ फीफो लीफो सीखा होगा। तो जब भी कोई मटेरियल आता है ना, तो कंपनी एक स्टोर लेजर मेंटेन करती है जिसके अंदर हर एक मटेरियल का इनकमिंग आउटगोइंग का अकाउंटिंग होता है कि इतने केजी आया, इतने रुपए का आया। तो उसमें जो रुपए वाला कॉलम है, अमाउंट वाला कॉलम है, उसमें कितना रुपए लेना है वो हम लोग यहाँ सीखेंगे। क्लियर सर? चलो भाई, जैसे ये देखो भाई, ये मैं जूता खरीदने गया पूमा का, और वहां लिखा था नीचे 4999। अच्छा, 4999 लिखा था, और तुम 2799 का लेके आए हो, और तुम आके ढिंडोरा पीट रहे हो, भाई तेरे को पता मैं डिस्काउंट में लेके आया भाई, इंक्लूडिंग जीएसटी 2799 में लेके आया। दूसरा बोलता है अबे यार, ये तो हमेशा से 2800 रुपए का आता है। नहीं यार भाई, उसमें ना 4999 लिखा था, फिर ऐसे कटा था और फिर 279। अरे भाई वो तो सब करते हैं भाई, क्या यार तू यार, वो 2800 का ही आता है भाई। तू अभी मार्केट, तू शोरूम जाके देख ले, तू किसी दुकान में जाके देख ले, तू किसी मॉल में जाके देख ले भाई, वो 2800 रुपए का ही मिलेगा। वो तो खाली लिखने का तरीका होता है। ये जो डिस्काउंटिंग तरीका है ना, इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इट इज जस्ट अ मार्केटिंग गेम, नथिंग एल्स। समझ गए? समझ गए मेरी बात को? यस सर। तो इट इज अ फ्लैट डिस्काउंट विच इज अवेलेबल टू एवरीवन। तेरे को स्पेशली नहीं मिल रहा भाई, वो सबको मिलता। इट इज अ फ्लैट डिस्काउंट विच इज अवेलेबल टू एवरीवन एंड इट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो इसका मतलब बताओ मुझे, अगर तुम मान लो वाकई में कोई केमिकल खरीद के लाओ सप्लायर से, और उस सप्लायर ने ऐसे इनवॉइस बना के दिया तुमको, देखो उस सप्लायर ने ऐसे इनवॉइस बना के दिया तुमको, केमिकल एक्स 1000 kg एट द रेट ऑफ
20,000, उसके बाद डिस्काउंट 5%, 1,000, 19,000 रुपए का बिल आया तुम्हारे पास। तुम मुझे बताओ कि तुम तुम्हारे कॉस्ट ऑफ मटेरियल में 20,000 लोगे या 19,000 लोगे। विच ऑफ द फिगर यू विल कंसिडर? आई एम गिविंग यू 2 चॉइसेस। शुड आई टेक 20,000 इन माई कॉस्ट ऑफ मटेरियल और शुड आई टेक 19,000? अरे सर, कितनी कॉमन सेंस वाली बात है। वी शुड टेक 279 एंड वी शुड टेक 19,000, नो डाउट अबाउट इट, ऑब्वियसली सर, है ना। वो तो सिर्फ कहने की बात होती है कि उसमें से 1,000 माइनस किया है, सबको मिल रहा है वो तो भाई। So it is to be deducted from the purchase price if it is not shown as deduction. अगला आता है क्वांटिटी डिस्काउंट। मुझे एक बात बताओ भाई, आप सभी ने सुना होगा कि अगर आप कोई चीज लेने जाते हो, फॉर एग्जांपल आप लेने गए हो, किसका एग्जांपल ले लूं मैं, यस, आप लेने गए हो राइस। अब आप एक दुकान में जाते हो और कहते हो कि भाई राइस मुझे 1 किलो चाहिए, वो आपको बोलते हैं 55 रुपीज का हुआ, ठीक है। फिर आपने बोला नहीं नहीं मुझे ना 50 किलो राइस चाहिए, तो उन्होंने आपको 53 का रेट लगा दिया। मतलब जब आप 1 kg राइस लेने गए थे वो बोल रहे थे कि 55 का रेट है, और जब आप उससे बोलते हो कि मेरे को 50 kg चाहिए तो वो कहते हैं कि 53 का रेट है। सर क्या बढ़िया बंदा था सर, उसने मेरा चेहरा देख के मेरे को 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। अबे तेरा चेहरा देख के 2 रुपए का डिस्काउंट नहीं दिया, इसको होलसेल बल्क डिस्काउंट बोलते हैं। हमेशा चीजों को कम यूनिट में लेने का प्राइस अलग होता है और चीजों को बल्क में लेने का प्राइस अलग होता है। इसमें आपको इतना आश्चर्यचकित होने की कोई जरूरत नहीं है ना। इट इज वेरी वेरी नॉर्मल थिंग भाई, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग, ठीक है। यस, तो मुझे बताइए, मान लीजिए आपने सही में राइस ले लिया, सही में राइस ले लिया आपने 50 kg, और राइस के पैकेट में एमआरपी डला हुआ था, एमआरपी डला हुआ था 50 इंटू 55, 50 इंटू 55, 2750। लेकिन उन्होंने आपको क्वांटिटी डिस्काउंट बोल दो या वॉल्यूम डिस्काउंट बोल दो या बल्क डिस्काउंट बोल दो, 50 इंटू 2 रुपए, 100 रुपए का डिस्काउंट दिया है आपको, हर केजी में 2 रुपए, और आपको 2650 रुपए का दिया है। तो विच ऑफ द फिगर यू विल कंसिडर? बताइए सारे बच्चे, क्या आपको 2750 लेना चाहिए या फिर आपको 2650 लेना चाहिए? सर एब्सोल्युटली 2650 लेना चाहिए, सवाल ही नहीं उठता, है ना। बिकॉज दैट इज क्वांटिटी डिस्काउंट, बिकॉज यू आर टेकिंग द क्वांटिटीज इन बल्क, तो उसका प्राइस अलग होता है भाई। कोई तुम्हारी जगह कोई और भी अगर 50 किलो मांगेगा तो वो उतना ही देगा, तुम्हारा चेहरा देख के 2 रुपए कम नहीं किया है कि वाह यार ये बंदा ना मेरे को दिल का साफ लग रहा है, इसको 2 रुपए का डिस्काउंट दे। ऐसा नहीं होता भाई, इट्स बिजनेस ब्रो, इट्स बिजनेस। यस सर, कूल सर, समझ गए। So it is provided when materials are purchased in bulk quantities. It is also shown as deduction in the invoice. बिल्कुल सर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, मैंने आपकी 12 में सारा वाले लेक्चर देखे, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत है क्या? इफ पॉसिबल प्लीज आंसर। टाइटन बेटा, आप नवंबर 23 वाले हो ना, नहीं करना चाहिए आपको ऐसा, ठीक है। अभी मई 24 की क्लास कर रहे हैं, जब आपकी वन शॉट रिवीजन का क्लास लूंगा जिसमें नवंबर वाले बच्चे होंगे, वहां सवाल पूछना, ठीक है। चलो अब मैं आ रहा हूं कैश डिस्काउंट में। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है भाई, कैश डिस्काउंट। इसमें आपको ध्यान से समझना है एक बात को। अच्छा देखो, जैसे यहाँ पर ऐसे भी प्राइजेस होते हैं कई जगह पर, 1 यूनिट लोगे तो $100 का आएगा पर यूनिट, 2 यूनिट लोगे तो आपको 160 रुपए का आ जाएगा, $160 का आ जाएगा, मतलब $20 का डिस्काउंट हो गया। ऐसे जितना जितना आप वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो, देखो प्राइस आपका कम होता जा रहा है, विच इज वेरी नॉर्मल इन अ बिजनेस, दिस इज बिजनेस ब्रो। कितने बच्चे क्रेडिट पीरियड जानते हैं? क्रेडिट पीरियड कभी आपने नाम सुना है तो बताइए इसके बारे में कि क्या होता है क्रेडिट पीरियड। सुना, नाम सुना क्रेडिट पीरियड? सर क्या होता है ना, B2B ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ। जनरली आप किसी मॉल में जाओगे या छोटी दुकान में जाओगे, कहोगे मेरे को उधार दे दो, तो नहीं मिलता, वो बात अलग है, आपके व्यवहार कहीं पर है तो बात अलग है, बट नॉर्मली नहीं मिलता कि भाई हाँ उनका ट्रेंड ही है उधार में देना, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं ना, कि आप खुद एक बिजनेस मैन हो और आप एक बड़े बिजनेसमैन से, एक आपसे भी बड़े होलसेलर से आप बाय कर रहे हो, तो इंडस्ट्री में, हर एक इंडस्ट्री में अपना अपना ट्रेंड बना हुआ है। कहीं पर क्रेडिट पीरियड 15 दिन का होता है, कहीं पर क्रेडिट पीरियड
45 डेज का होता है, कहीं 30 डेज का होता है, ऐसे क्रेडिट पीरियड चलते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट। इसको बोलते हैं हम पेमेंट टर्म्स। तो जब आप ऑडिट वॉडिट करने जाओगे ना कंपनीज में, तो आप देखोगे कि जो कंपनी कहीं से परचेजिंग कर रही है ना, तो उनके पेमेंट टर्म्स डिसाइडेड हैं कि जिस दिन गुड्स रिसीव होता है उस डेट से लेके 30 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना है, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट। इस टाइप की पेमेंट टर्म्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ठीक है। तो मुझे बताइए, अगर आप एक निर्माता हो और आपने मटेरियल खरीदा है और आपको आपका सेलर या जो वेंडर था वो आपको 45 डेज का क्रेडिट पीरियड दे रहा है, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री में 45 डेज का क्रेडिट पीरियड सबको मिलता है, तो क्या आप ज्यादा दयालु बनते हुए, ज्यादा उदारता दिखाते हुए, क्या 4 दिन में पेमेंट कर दोगे या आप 45 डेज में ही पेमेंट करोगे? क्या कहते हो आप? वॉट विल यू डू गाइस? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एज अ मैन्युफैक्चरर वॉट विल बी योर कॉल? सर मैं क्यों जल्दी पैसे करूंगा खर्च? ये कोई 40-50 रुपए देने की बात तो है नहीं, 5-5, 10-10 लाख, 25-25 लाख के बिल होते हैं। अगर मैं 40 दिन पहले पेमेंट कर दूंगा तो 40 दिन का इंटरेस्ट गवा रहा हूं ना मैं। वही पैसा अभी अगर बैंक में रहने देते हो तुम, तो 40 डेज का भी तो इंटरेस्ट कमाओगे ना। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? तो ऐसा ना समझें आप कि जल्दी पेमेंट कर दिया या 45 दिन बाद कर दिया क्या ही फर्क पैंदा। अरे फर्क पैंदा है भाई, बिल्कुल फर्क पड़ता है। इतने बड़े बड़े फिगर्स हैं, अगर आप लेट पेमेंट कर रहे हो तो आपको उतने समय तक लिक्विडिटी मेंटेन है ना आपके यहाँ, आपको दूसरे पेमेंट्स करने होंगे तो वो पेमेंट्स कर सकते हो। जबरदस्ती क्यों पैसा दे दे रहे हो किसी को? जब सही समय आएगा तब पेमेंट करना, ठीक है। सामने वाला कहता है सर आप ना हमको अर्ली पेमेंट कर दो। मैंने बोला क्यों कर दूं? बोले बस यार कर दो। बोले नहीं नहीं, मैं आपसे ही बोल रहा हूँ, आप अर्ली पेमेंट कर दो 10 डेज के अंदर, तो हम आपको 2% डिस्काउंट दे देंगे। कंडीशनल डिस्काउंट है भाई, इट इज नॉट अवेलेबल टू एवरीवन, इट इज ओनली अवेलेबल टू दोज हु पे विद इन 10 डेज। अब मेरा आपसे ये सवाल है भाई, इनकेस आपने 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया और आपको 2% डिस्काउंट मिल गया, तो अब आप ये मत बोलना, अब आप ये मत बोलना कि आप सस्ता खरीद के लाए हो। आप सस्ता नहीं खरीद के लाए हो, आपने एक चीज सेक्रीफाइस करी है तो दूसरी तरफ से उसकी भरपाई हो गई है। मटेरियल तो अभी भी उतने ही रुपए का है। मान लो आप मटेरियल का बिल था आपका 5 लाख रुपीज का, और आपने क्योंकि जल्दी पेमेंट कर दिया तो आपको 2% डिस्काउंट मिल गया, और आपने 5 लाख की जगह 4,90,000 में पेमेंट कर दिया है। तो मेरा आपसे ये कहना है भाई कि आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल में बताइए क्या लोगे, 5 लाख लोगे या 490 लोगे? तो बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ आप थोड़े से सरप्राइज हो जाओगे। यहाँ जो आप फिगर कंसीडर करोगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल में, इट विल बी 5 लाख। ओ इज इट सर? यस इट इज। इंपॉर्टेंट थिंग टू बी ऑब्जर्व्ड हियर। आपको अगर ये लगता है कि आपने 2% का डिस्काउंट अर्न कर लिया और आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मटेरियल परचेस करने मिला, तो मैं बोलूंगा नहीं, आपने आपका फाइनेंसिस भी तो बिगाड़ दिया है। जो पेमेंट आप 45 डेज बाद करते थे, आपने उसको 35 डेज जल्दी कर दिया, तो 35 दिन का इंटरेस्ट भी तो गवाया आपने, तो एक तरफ गवा भी तो दिया। तो ये जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है बस उसकी भरपाई है। यू डोंट कंसिडर इट एज अ डिस्काउंट फ्रॉम द मटेरियल। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा गुड्स सस्ता है, क्योंकि देखो उससे क्या नुकसान हो रहा है समझना। इससे नुकसान ये हो रहा है कि तुम इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो अपनी कंपनी में कि देखो मैंने सस्ता बनाया। अरे तूने सस्ता नहीं बनाया, तूने जल्दी पेमेंट कर दिया था, 30 दिन का टाइम वैल्यू तूने वेस्ट किया था जल्दी पेमेंट करके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेस्ट करी थी। उसको इन्वेस्ट करता तो 1 महीने में वो पैसा अर्न कर लेता इंटरेस्ट, उसकी जगह तूने डिस्काउंट मिला, तो फिर ये डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं है भाई। एक्चुअली भले डिस्काउंट हो, बट कॉस्ट निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे नॉर्मल नहीं मानता। व्हेन वी हैव टू टेक द थिंग्स ओनली व्हेन इट इज नॉर्मल। तो क्या कैश डिस्काउंट नॉर्मली सबको मिल जाता है? कोई कभी भी पेमेंट कर रहा है? नहीं, इट इज ओनली अवेलेबल व्हेन यू सैक्रिफाइस समथिंग। हियर आई एम सैक्रिफाइसिंग माय लिक्विडिटी, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग द डिस्काउंट। सो दिस शुड नॉट बी टेकन इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। आई होप आप समझ पा रहे हो। ये वाला चित्र देखो, आप इस चित्र को अच्छे से देखो। क्या लिखा हुआ है? इनवॉइस डेट से लेके ड्यू डेट के बीच में नॉर्मल पेमेंट टर्म्स है 30 डेज की। लेकिन अगर आप अर्ली सेटलमेंट कर देते हो, अर्ली सेटलमेंट मतलब समझ रहे क्या?
सर अर्ली सेटलमेंट का मतलब हम समझ रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम 10 दिन के अंदर पूरा पैसा पे कर देते हैं तो हमको 1% डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर हम फुल इनवॉइस अमाउंट 10 दिन के बाद पे करेंगे ना तो पूरा का पूरा इनवॉइस अमाउंट हमको देना पड़ेगा। तो आई होप ये चित्र से आप आराम से समझ पा रहे हो कि सर आपका इनवॉइस उतने का ही है, अगर आप जल्दी पे कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, इसलिए ये डिस्काउंट आप माइनस नहीं करोगे। अब देखो भाई, दो सिचुएशन बनेंगी। कौन सी दो सिचुएशन बनेंगी? अर्ली पेमेंट या तो आप करोगे यस, या तो नहीं करोगे। करोगे तो भी सीडी को इग्नोर करना है इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल, और अगर आपने अर्ली पेमेंट किया ही नहीं और कैश डिस्काउंट मिला ही नहीं तब तो सवाल ही नहीं उठता ना, तब भी तो इग्नोर हो गई। तो इन बोथ द केसेस, चाहे वाकई में कैश डिस्काउंट लिया जाए या ना लिया जाए, हमें पूरी तरह कैश डिस्काउंट वाली चीज को इग्नोर करते हुए चलना है व्हेन वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ये बात आपको ध्यान रखनी भाई, बाकी बातें थोड़ी नॉर्मल थी, ये बात थोड़ी सी दिमाग में रखने वाली है ना। इस चीज को दिमाग में रखेंगे सारे बच्चे? यस सर। तो देखो क्या लिखा हुआ है, कैश डिस्काउंट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज प्राइस, इट इज ट्रीटेड एज इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस, इट इज टू बी इग्नोर्ड। इग्नोर्ड मतलब दूसरी जगह उसकी अकाउंटिंग हो रही है, लेकिन मटेरियल की कॉस्ट निकालते समय उतने पोर्शन को इग्नोर करना है, आपको फुल इनवॉइस अमाउंट लेना है, फुल इनवॉइस अमाउंट आपको लेना है। ठीक है, चलो वही तो बात है ना देव व्यास, बात वही अकाउंटिंग कैसे कर रहे हो, बात कैश फ्लो की नहीं है भाई मेरे। अगर तुम्हें ज्यादा कम पैसा देना पड़ा तो अकॉर्डिंगली तुम्हारा दूसरी तरफ इंटरेस्ट का चार्ज बैंक में ज्यादा लग गया, तो बराबर ही होगी ना बात। हमें ना थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना है देव, ध्यान से सुनना। डोंट गो इनटू द वर्ड्स, सब्सटेंस को समझो। मैं मेरी मटेरियल की कॉस्ट जबरदस्ती में कम दिखाऊंगा ये सोच के कि मेरा मटेरियल सस्ता आया है, क्या तुम एग्री करते हो? अगर तुम जल्दी पेमेंट करके 1% का डिस्काउंट कमा भी लेते हो तो इज इट रियली चीप मटेरियल, या तुम वाकई में सस्ता लाए हो? नहीं, डिस्काउंट उसको बोलते हैं जो वाकई में मिला है, ना कि कोई कंडीशन से मिल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? गेटिंग इट ना? ठीक है, चलो। तो उस बात को हमको माइंड में रखना है कि इज इट अ नॉर्मल कॉस्ट? नहीं सर, इट्स एबनॉर्मल थिंग। ये जो 1% का डिस्काउंट दैट इज एबनॉर्मल, इसलिए उसको इग्नोर करते हुए चल रहा हूं। चल अच्छा, ये चित्र देख के आपको क्या नजर आ रहा है? सर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में अभी अभी रिवॉल्यूशन आया है, और बहुत सारी कंपनीज, ओला, एथर और भी छोटी मोटी कंपनीज, हीरो, ये सब लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लेकर आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही होती है, या आई थिंक अभी भी चल रही होगी, PLI स्कीम, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने ये बोला था कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक कार की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो जो आपकी इनपुट्स हैं, सबसे मेन इनपुट होता है बैटरी। आप जितने की भी बैटरी खरीद के आओगे ना, हम बैटरी में आपको सब्सिडी देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं पता, मान लो मैं बैटरी लेकर आता हूँ 50,000 रुपए की, तो गवर्नमेंट कहती है कि उसमें से 20,000 रुपए गवर्नमेंट तुमको सब्सिडी बेनिफिट दे देगा। तुम हमारे को इनवॉइस प्रेजेंट करो कि तुम 50,000 की बिजली खरीदे हो, बैटरी खरीदे हो, हम तुमको 20,000 रुपए तुम्हारे खाते में डाल देंगे। पहले तुम 50 पे कर दो सप्लायर को, 20 हम तुमको दे देंगे, और ये स्कीम चलने वाली है 5 साल तक। अब मुझे बताओ भाई, ये स्कीम के पीछे इंटेंट क्या था गवर्नमेंट का? इस स्कीम के पीछे गवर्नमेंट का पूरा पूरा ये इंटेंशन था कि हम सप्लायर्स को प्रमोट करें, मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करें, पर मैन्युफैक्चरर्स थोड़े से घबरा रहे हैं कि यार वो ना बैटरी बहुत महंगी आती है तो हमारा स्कूटर महंगा बन रहा है। गवर्नमेंट बोला कोई बात नहीं, हम बैटरी का थोड़ा पैसा तुमको दे रहे हैं, तुम स्कूटर को सस्ते में इंट्रोड्यूस करो, कम से कम 5 साल तो करो, फिर बाद में देखेंगे क्या डिमांड आ रही है, उस हिसाब से सब्सिडी कंटिन्यू होगी कि नहीं। पर अभी पिकअप करने के लिए मार्केट को, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त पर कि आप हमसे सब्सिडी भी ले लो और फिर प्राइस भी बढ़ा दो। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमसे सब्सिडी ले लो और अकॉर्डिंगली अपने प्राइस को कम कर दो, क्योंकि अब आपकी कॉस्ट कम हो गई तो प्राइस भी कम कर दो। ओ कॉस्ट कम हो गई है, हाँ, मतलब दिस इज नॉर्मल। ये ऐसा नहीं कि तेरे को अकेले मिल रहा है ओला वाले को,
ये एथर को भी मिल रहा है, ओला को भी मिल रहा है, हीरो को भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है, बिकॉज दिस इज नॉर्मल। तो मुझे बताइए बैटरी की कॉस्ट तुम क्या मानोगे? लेट मी टेक इट न्यूमेरिकली। कॉस्ट ऑफ बैटरी ₹50,000। सब्सिडी जो तुमको मिल रही है दैट इज ₹20,000। तो बैटरी इज अ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवी, बैटरी इज अ मटेरियल। तो बताइए कॉस्ट ऑफ मटेरियल में तुम क्या कंसीडर करोगे? विल यू कंसीडर 50,000 और विल यू कंसीडर 30,000? सर इट्स अ नॉर्मल डिडक्शन, इट इज अ सब्सिडी और द ग्रांट गिवन टू एवरीवन, it should be deducted from the purchase price before taking into the cost of material। अगर तुम इसको नहीं माइनस करोगे तो फिर तो तुम्हारा 50,000 का ही दिखेगा बैटरी, फिर कहां से स्कूटर सस्ता कर पाओगे? गवर्नमेंट का इंटेंट तो लूज हो गया ना। ठीक है जी, बिल्कुल सर। तो एनी सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ परचेज, उसको माइनस करना है। अब सिंपल सिंपल वाले आएंगे भाई, अब सिंपल सिंपल वाले, जैसे ये देखो भाई, तुम्हारा ट्रक जो है वो महाराष्ट्र बॉर्डर को क्रॉस करके मध्य प्रदेश बॉर्डर में एंटर कर रहा है, नागपुर से सिवनी वाले हाईवे से आ रहा है और अब मध्य प्रदेश में एंटर कर चुका है। अब वहां उनको एंट्री टैक्स देना पड़ रहा है कमर्शियल, 5,000 रुपये। ट्रक का ड्राइवर उतरता है, 5,000 नगद पेमेंट करता है, फिर उसको वो रिसीट मिलती है, उसके बेसिस पर उसको आगे जाने मिलता है, वरना आगे ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ेंगे और चालान बना देंगे। ये तो करना कंपलसरी भाई सारी कमर्शियल व्हीकल्स को। तो बताइए अगर तुमने तुम्हारा गुड्स नागपुर से बुलवाया था शिवनी, और तुम शिवनी के एक मैन्युफैक्चरर हो, तुम जब तुम्हारा मटेरियल का कॉस्ट लोगे तो इस मटेरियल की कॉस्ट में क्या तुमको 5,000 रुपीज जो तुमको देने पड़े रास्ते में, क्या वो ऐड करोगे? सर बिल्कुल करूंगा, क्योंकि ये तो किसी को भी देना पड़ता है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। इट इज नॉट, इट इज नॉट समथिंग विच इज ड्यू टू माई केयरलेसनेस। ये तो मेरी जगह कोई और भी मैन्युफैक्चरर होगा तो उसको देना ही पड़ेगा। इट्स नॉट टू बी सरप्राइज, मतलब इसमें कोई सरप्राइज करने वाली चीज नहीं थी ना। तो कोई भी ऐसे रोड टैक्स, टोल टैक्स अगर तुमको देने पड़ रहे हैं बायर को, तो आपको कॉस्ट ऑफ परचेज में उसको इंक्लूड तो करना ही पड़ेगा ना भाई। क्लियर है सबको? यस सर, वी हैव टू इंक्लूड दैट इन द कॉस्ट ऑफ बुक्स, कॉस्ट ऑफ परचेज। जीएसटी, जीएसटी के बारे में मैं बात करूंगा। जीएसटी का ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है, लेकिन फिर भी बच्चे कई बार गड़बड़ कर देते हैं। देखो जीएसटी में दो सिचुएशंस हो सकती हैं सर, या तो तुम्हें क्रेडिट अवेलेबल है, या तो तुम्हें क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। सर क्रेडिट कब अवेलेबल नहीं होता, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं अवेलेबल, हाँ, अगर तुम एक अनरजिस्टर्ड डीलर हो, तुम खुद एक ऐसे बायर हो जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया जीएसटी का, तो तुमको आईटीसी नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और जब तुम्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा तो वो तुमको जो तुम जो पे करके आए हो टैक्स, वो तुम्हारा पूरा का पूरा कॉस्ट हो गया ना। लेकिन जो बंदा रजिस्टर्ड है जीएसटी में, वो अपने सप्लायर को जो टैक्स पे करके आया है ना, अब आगे जब उसकी टैक्स की लाइबिलिटी आएगी ना, तो उसमें से सेट ऑफ करने मिल जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए। यही तो मेन पर्पस था ना वैट का, जीएसटी का। क्या आप समझ रहे हो? फिर से रिपीट करता हूं, अगर क्रेडिट अवेलेबल है, मतलब मैं कोई ऐसा डीलर हूं जो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो अगर मैं कोई पेमेंट करके आया हूं जिसमें जीएसटी इंक्लूड था, तो अब जो मेरे पेमेंट्स आएंगे, जो मैंने कस्टमर को बेचा है, उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी होगी उसमें से मैं मेरे ये वाले जीएसटी के पेमेंट्स माइनस कर सकता हूँ। तो एक्चुअली तो वो मेरी कॉस्ट लगी नहीं, एक्चुअली तो वो मेरे को बेनिफिट मिल गया बाद में उसका। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्रेडिट अवेलेबल होगा तो जीएसटी इज नॉट एडेड टू द कॉस्ट। समझ रहे क्या? तो अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो जीएसटी के पोर्शन को तुम कॉस्ट ऑफ मटेरियल में ऐड नहीं करोगे, और क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा तो उल्टा हो जाएगा सर, ऐड टू द कॉस्ट। अरे बराबर है, समझ पा रहे हो? बस वही लिखा हुआ है यहाँ पर, इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ परचेज इफ द क्रेडिट फॉर द सेम इज अवेलेबल।
अब आप मुझे एक कॉमन सेंस वाली बात बताना, मतलब मैं ये नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताएंगे। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन में कुछ भी ऐसी हिंट नहीं दी, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा कि वो डीलर रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है, कुछ भी नहीं लिखा, क्या मान के चलोगे तुम कि क्रेडिट अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है? क्वेश्चन में जीएसटी है, लेकिन क्वेश्चन ने ये क्लैरिटी नहीं दी है सर, क्वेश्चन ने ये क्लैरिटी नहीं दी है कि क्रेडिट अवेलेबल है या नहीं। सर, इट्स वेरी नॉर्मल टू अज्यूम दैट क्रेडिट इज अवेलेबल। यार कोई बंदा मैन्युफैक्चरर है ना, तो कोई छोटा खिलाड़ी नहीं भाई, बड़ा खिलाड़ी है, मतलब वो रजिस्ट्रेशन तो ले ही लिया होगा यार। ठीक है, देखो क्लियरली दिया है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन क्लियरली ना दिया हो तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि इनकेस कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो साइलेंट हो, तो यही मान के चलना कि क्रेडिट अवेलेबल है, और तुम कॉस्ट में जीएसटी को ऐड मत करना ऐसे केस में। ठीक है, अगला आता है बेसिक कस्टम ड्यूटी। व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक कस्टम ड्यूटी? सारे बच्चे मुझे बताएंगे। सर, बेसिक कस्टम ड्यूटी मतलब होता है जब हम इंपोर्ट करते हैं ना गुड्स को, तो इंपोर्ट ड्यूटी जो देनी होती है उसका एक्चुअल नाम है कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी इज पेड ऑन द इंपोर्ट ऑफ द गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, क्योंकि इसका कभी क्रेडिट नहीं मिलना है, ऐसा नहीं है कि कभी मिल जाता कभी नहीं मिलता, भारत में कस्टम ड्यूटी का कोई क्रेडिट नहीं मिलता, तो इट इज डेफिनेटली द पार्ट ऑफ द कॉस्ट, so it is added with the purchase cost as credit is not available। ये शॉर्ट है सर, कभी भी क्वेश्चन में बेसिक कस्टम ड्यूटी दिया है तो आपको उसको ऐड करने का है, कॉस्ट में ऐड करने का, क्योंकि उसका क्रेडिट कभी भी अवेलेबल नहीं होता। अब हम आ चुके हैं एग्जाम्पल 1 में, सारे बच्चे नोटबुक निकालिए और एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोग मेरे साथ लिखेंगे। ये रहा सवाल, मतलब एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, उसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर आप क्रॉस रेफरेंसिंग कर सकते हो बुक में कि आपकी कॉपी का पेज नंबर कौन सा, ऐसा डाल सकते हो हार्ड कॉपी में। ठीक है, चलो मंजीत बेटा, अगर वो तुमको नॉर्मली हमेशा डिस्काउंट देता है ना तो तुम माइनस कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार 4 बार बुलवाए और एक बार गलती से डिस्काउंट दे दिया है, तो फिर ना गलत परसेप्शन सेट हो जाएगा कि अरे यार मटेरियल तो महंगा ला रहे हो तुम। अगर तुम एक बार सस्ता ले आए और अगली बार महंगा लाए तो लोग बोलेंगे देखो महंगा लेके आ रहा है। इसलिए वन टाइमर्स को माइनस नहीं करना है। अगर वो नॉर्मली हो ही रहा है कि हाँ हर बार तुमको डिस्काउंट दे रहा है तुम्हारी पहचान की वजह से, अच्छी बात है, यू आर एफिशिएंट, यू आर डूइंग गुड, वेरी नाइस। चलो अब यहां देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द बिलो डेटा, परचेज वैल्यू 5 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 2% 10,000, सब टोटल 490, जीएसटी जीएसटी दिया हुआ है, ग्रैंड टोटल दिया है, क्योंकि आपने टाइम से पेमेंट कर दिया होगा तो आपको कैश डिस्काउंट 3% का मिला है, नेट पेबल है 530 to 336। अब हमें इसमें पता करना है सर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब देखो मैं लिखना सिखाता हूँ फॉर्मेट कि कैसे लिखते हैं इन चीजों को। तो यहां पर मैं लिखता हूं सर सबसे पहले कॉपी में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, क्योंकि मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट जैसा बना रहा हूँ जिसमें मुझे टेबल बनाना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, बस मैं ऐसे ही हेडिंग डाल के नीचे अगली लाइन से लिखना शुरू कर सकता हूँ। क्या लिखता हूँ मैं सबसे पहले, परचेज वैल्यू। बताओ मुझे क्या परचेज वैल्यू कंसिडर होती है? ऑब्वियसली, बट क्या अगर ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है तो वो माइनस भी कर सकते हो तुम? यस बिल्कुल। तो ये आ गया 490। अब मैं सोचता हूँ सर, बताओ जीएसटी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सिर्फ जीएसटी का परसेंटेज दिया, वैल्यू दी है, लेकिन ये नहीं बोला कि तुम क्रेडिट ले सकते कि नहीं ले सकते। तो मैं यही मान के चलूंगा कि मैं एक रजिस्टर्ड डीलर हूँ, मुझे क्रेडिट अवेलेबल है, और क्योंकि मुझे क्रेडिट अवेलेबल है इसका मतलब मैं जीएसटी के पार्ट को कॉस्ट में ऐड नहीं करूंगा। दूसरा, कैश डिस्काउंट। सर मैंने कैश डिस्काउंट लिया, माइनस कर दूं? कैश डिस्काउंट चाहे आप अवेल करो, कैश डिस्काउंट चाहे आप अवेल ना करो, इन एनी ऑफ द सिचुएशन आपको कैश डिस्काउंट कभी भी कॉस्ट ऑफ परचेज में माइनस करने अलाउड नहीं है। तो बस हो गया, यही आ गई तुम्हारी कॉस्ट ऑफ मटेरियल। लेकिन इतना लिखना सफिशिएंट नहीं है 5 नंबर के लिए। मान लो ये 5 नंबर के लिए आता है, इतना लिखना सफिशिएंट नहीं। अब तुमको एक नोट डालना पड़ेगा, पता है नीचे नोट।
जब भी हम कोई चीज को इग्नोर कर रहे हैं ना, तो सामने वाले को पता चलना चाहिए कि हम भूले नहीं है, हम जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं। मतलब पॉइंट नंबर 1, assume, it is assumed that, it is assumed, सब लिख रहे हो ना ये वाला क्वेश्चन पूरा? यस सर। इट इज assumed that GST credit is available, hence it is not part of cost या not added to the cost, not part of cost, लैंग्वेज कुछ भी लिख सकते हो। बात सामने वाले को समझ में आनी चाहिए कि भाई मैं भूला नहीं हूं जीएसटी को ऐड करना, मैंने ये माना है कि जीएसटी का क्रेडिट मिल रहा है, इसलिए। देखो कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, कई बच्चे बोलेंगे सर क्रेडिट मिल रहा है तो आपने फिर उसको ऐड क्यों नहीं किया? अबे वही तो समझने वाली बात है। तुझे जब तू खरीद के आया, जो जीएसटी तूने पे किया उसको तुझे क्रेडिट मिल रहा है ना, मतलब वो तेरी कॉस्ट नहीं है, उसका बेनिफिट आगे मिल जाना है। तो अगर क्रेडिट मिल रहा है, आईटीसी अगर तू बाद में सेट ऑफ करेगा तो फिर उसको कॉस्ट में मत लेना, डबल डबल थोड़ी मानेगा कि भाई क्रेडिट भी ले लूंगा कॉस्ट भी मान लूंगा, ऐसा नहीं होता ना। समझे देव? ध्यान रखो, थोड़ा सा अवेयर रहो मैं क्या समझा रहा हूं। अगला कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज इग्नोर्ड even when it is availed। तो हमने बता दिया कि भाई कैश डिस्काउंट हम भूले नहीं है, कैश डिस्काउंट को इग्नोर ही किया जाता है इवन व्हेन इट इज अवेल्ड। ठीक है, तो तुमने जीएसटी नहीं लिया मतलब कॉस्ट में माइनस रखा है ना, उसको ऐड नहीं किया है, क्योंकि एक्चुअली तुम्हारा वो खर्चा है नहीं, वो तो बाद में उसका सेट ऑफ मिल जाएगा तुमको। क्लियर है? चलो, तो सभी लोग जब सॉल्यूशन लिख लें तो मेरे को एक बार कंफर्म कर दें लाइव चैट में, उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलूंगा। ठीक है, कैसा लगा भाई? पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया आपने, छोटा सा एकदम चिल्टू सा, जिसमें दिख तो रहा था कि भाई पता नहीं इतने सारे आइटम है, लेकिन एक्चुअली बहुत सिंपल सा आंसर आ गया आपका तुरंत। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इस चित्र में आपको क्या नजर आ रहा है सर? सर वो दूर एकदम कॉर्नर में दिख रहा है सर हमको समंदर, समंदर दिख रहा है बिल्कुल सर। अच्छा संतोष ओपी, वेरी गुड सर। वो दूर समुंदर में हमको शिप्स दिख रही हैं और ये साइड में इतने सारे कंटेनर दिख रहे हैं सर। ये आपको जो माचिस की छोटी छोटी डिब्बी जैसे दिख रहे हैं ना, वो एक्चुअली इतने छोटे हैं नहीं, वो काफी बड़े बड़े कंटेनर है। ये मान के चलो आप कि ट्रेन की एक बोगी होती है ना, उतने बड़े हैं ये, ट्रेन की एक बोगी जितने बड़े हैं। क्या बात करो सर? हाँ, ये तो क्या बहुत ऊपर से फोटो लिया गया ना, इसलिए आपको लग रहा है सर। तो ये है हमारा एक सी पोर्ट, पोर्ट होते बंदरगाह, इसको हम बोलते हैं बंदरगाह हिंदी में, जहां पर बड़े बड़े शिप्स आते हैं, वहां से सामान लोड होता है, अनलोड होता है, और फिर यहां से सामान निकलता है और रिस्पेक्टिव जगह पर जाता है। मान लो तुम एक ऐसे बंदे हो जो कोई ऐसी चीज बना रहे हो जिसमें तुम्हें गुड्स इंपोर्ट करना पड़ता है, यू आर एन इंपोर्टर। ठीक है, तो तुमने फॉरेन की पार्टी को बोला कि ये गुड्स भिजवा देना, उसने शिप में भिजवा दिया, तुम्हारा गुड्स वो पोर्ट में आ गया है। पोर्ट वाले ने तुमको फोन किया, क्या फोन किया? पोर्ट वाले ने तुमको बोला कि भाई साहब आपका सामान आ चुका है, विद इन 48 आवर्स उठवा लीजिएगा। मैंने बोला उठवा लेंगे भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो? नहीं, हम इसलिए आपको बोल रहे हैं उठवा लीजिएगा क्योंकि हमारे पास जो है सर स्पेस लिमिटेड होता है। आज कल अगला शिप आएगा, परसों अगला शिप आएगा, तो हमको भी स्पेस मैनेज करना होता है ना। तो अरे उठवा लेंगे उठवा लेंगे। अच्छा ध्यान रहे सर, अगर 48 आवर्स में नहीं उठा ना, तो 1 घंटे का 1000 रुपए के हिसाब से आपको देना पड़ेगा भाई, चार्जेस। अरे हाँ भाई उठवा लेता हूँ यार, तुम टेंशन काहे को ले रहे हो? रख दिया आपने फोन। तुम एक निर्माता हो और तुम्हारे पास कॉल आया था कि तुम्हारा गुड्स फॉरेन से आ चुका है, मटेरियल,
और तुम्हें उसको उठवाना है पोर्ट में से। तुमने बोला उठवा लूंगा, तुम्हारे दिमाग से बात निकल गई, तुम खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते दूसरी बात करने लगे, भूल गए, 2 दिन हो गए, फिर सडनली तुमको याद आया, तुमने एक एम्प्लॉय को बोला, अरे वो पोर्ट में यार सामान आ गया अपना, यार परसों फोन आया था मैं भूल ही गया यार, जाओ यार लेके आना। वो बंदा गया, तो वहां पर जो बंदा बैठा था पोर्ट में, उसने बोला ये लीजिए आपका, लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, आपको हम बिल तो देने, पहले बिल का पेमेंट तो करिए, उसके बाद जाइए, तभी हम छोड़ेंगे गुड्स। अब देखो उस बिल में क्या था, उस बिल में लिखा हुआ था फ्रेट, फ्रेट फ्रॉम मलेशिया टू इंडिया। मान लो मलेशिया से आपने बुलवाया था सामान, मलेशिया से इंडिया का फ्रेट लिखा था उसमें 80,000, और फिर लिखा था डीमरेज, डीमरेज, डीमरेज का 5,000 रुपये। अब एम्प्लॉय बोलता है अरे हमारे सेठ ने तो 80,000 रुपये दिए, वो बोले थे 80,000 रुपये में हो जाएगा काम। बोले नहीं भैया, आपके सेठ जी को ही फोन किए थे परसों, 2 दिन में उठवा लो, आज तीसरा दिन है, आज सुबह 9 बजे डेडलाइन खत्म होगी, आप दोपहर को 2 बजे आ रहे हो, 9 5 14, 5 घंटे हो गए, 5 घंटे 1,000 के हिसाब से मैंने बोला था सेठ जी को डीमरेज का पैसा लगेगा, 5,000 रुपये तो आपको देने पड़ेंगे, उसके अलावा हम आपको गुड्स छोड़ नहीं सकते, ये हमारी पॉलिसी है। अब वो एम्प्लॉय तुमको फोन करता है, सेठ जी वो तो 5,000 रुपये और मांग रहे, अरे हाँ यार देना तो पड़ेगा यार गुरु, क्या करें मेरे पास तो नगद नहीं, कोई बात नहीं मैं यहाँ से यूपीआई कर देता हूँ। सेठ जी ने यहाँ से यूपीआई किया, सामने वाले को दिखाया, अब यहाँ क्यूआर के हिसाब से लो लेके जाओ। अब समझो मेरी बात को, तुम्हारी जेब से कितना पैसा लगा, 85,000। जो 80,000 का कॉस्ट लगा वो तो नॉर्मल था भाई, अगर तुम गुड्स बुलवाते हो तो तुम्हें ये 80,000 का फ्रेट तो देना ही पड़ता है, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन ये जो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े, ये तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। देख रहे हैं लापरवाही का नतीजा, ये जो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लगे हैं, आप ये नहीं बोल सकते कि मटेरियल आपका जो आया है उसकी शिपिंग चार्जेस 85 है, गलत हो जाएगा ना, वो शिपिंग चार्जेस तो 80,000 लगता है, तो ये 5,000 रुपये अब नॉर्मल कॉस्ट है जो डायरेक्टली पीएनएल में डेबिट होगा। तो डीमरेज का मतलब समझे आप लोग, कि अगर आप अपने ट्रांसपोर्टर के एरिया से अपना गुड्स सही समय पर अनलोड नहीं करवाते, तो वो आपको कुछ पेनल्टी चार्ज करता है डिले की, वो डिले की जो पेनल्टी वो डीमरेज कहलाती है, और पेनल्टी नेचर का कोई भी खर्चा अगर आपने किया है तो मटेरियल की कॉस्ट में उसको कोई जगह नहीं मिलेगी, इट कैन नॉट बी एडेड टू द मटेरियल कॉस्ट। क्लियर है क्या? So demurrage is a penalty imposed by the transporter for delay in unloading या offloading of the material. It is an abnormal cost and not included within the cost of material purchase. मुझे नहीं लगता कि इसमें 1% भी किसी को डाउट है, अगर नहीं है तो कंफर्म करें। अगला आता है डिटेंशन चार्जेस। डिटेंशन मतलब जब्त करना, जब्त करना मतलब जब्त तो तभी होता है जब तुम कुछ नियम कानून का उल्लंघन करके आए हो। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था ना कि नागपुर जो कि महाराष्ट्र में, शिवनी जो कि मध्य प्रदेश में, तुम एक शिवनी के निर्माता हो, शिवनी शहर के, और तुमने नागपुर से तुम्हारा गुड्स बुलवाया था। अब तुम्हारा गुड्स जो है एंट्री टैक्स देकर आना चाहिए था तुमको, वो ट्रक वाले, मैंने एग्जांपल दिखाया था ना, ये ट्रक वाला दिखाया था तुमको। अब क्या, सुबह 4 बजे की बात थी, ट्रक आ रहा था, वो बंदा सोया हुआ था, तो तुम निकल लिए धन्न से कि चलो यार छोड़ो, कौन देगा, अपने जेब का पैसा हो जाएगा, सेठ को बता देंगे, सेठ को बता देंगे कि हमने पे कर दिया एंट्री टैक्स और अपन निकल लेते हैं, अपना 1,000 रुपये का जुगाड़ हो गया, ऐसा ड्राइवर ने सोचा। थोड़ा ही आगे गया, करीबन 10 किलोमीटर, वहां पे पुलिस की चेकिंग लगी थी, पुलिस ने बोला कहाँ से आ रहे हो, ये तो नागपुर से आ रहा है, दिखाओ कागज दिखाओ, हाँ ये तो भैया नागपुर से आ रहा है सामान, एंट्री टैक्स का बिल दिखाओ। साहब जी वो किए तो थे पेमेंट, पर वो कागज दिख नहीं रहा है। अच्छा, नहीं नहीं दिखाओ दिखाओ, होगा, देखो 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 वहीं कहीं रखा होगा। नहीं साहब जी नहीं मिल रहा है। सही बताओ, किए थे कि नहीं किए थे, कि ऐसे निकल लिए थे? सर जी ऐसे ही निकल लिए थे। चलो 5,000 का चालान पे करना पड़ेगा, करो सेठ जी को फोन, 5,000 रुपये गूगल पे करेंगे वहां से। देख रहे हो, ये हुआ ना लापरवाही का नतीजा। तो अगेन द नेचर ऑफ द कॉस्ट इज एबनॉर्मल, कि भाई जो तुम पेमेंट कर रहे हो ये 5,000 एक्स्ट्रा, ये तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है, ठीक है? तो ये तुमको एबनॉर्मल कॉस्ट है, नॉट इंक्लूडेड विद इन द कॉस्ट ऑफ परचेज, सीधे पीएनएल में जाएगा। करेक्ट है एवरीवन? चलेगा दोस्त?
तो अब मैंने एक जनरल वर्ड बोल देता हूँ, पेनल्टी। एनी नेचर ऑफ द पेनल्टी इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। कोई भी ऐसा खर्चा है जो पेनल्टी नेचर का हो, किसी गलती की वजह से हो, किसी केयरलेसनेस की वजह से हो, आपके फॉल्ट की वजह से हो, नॉट टू बी टेकन। नेक्स्ट, कमीशन, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। कमीशन, किस चीज का कमीशन सर? पहले कमीशन की बात कर लेता हूं। मैं ना क्या करता हूं, चाय का बड़ा व्यापारी हूं। चाय मतलब समझते हो ना, टी। तो मैं चाय की पैकिंग करके उसको बेचता हूं। चाय कोई बना तो सकता नहीं, इट्स अ क्रॉप, बट उसको साफ सुथरा करके, उसकी ग्रेडिंग करके, उसमें कुछ प्रॉपर मिला के, और उसको एक प्रॉपर पैकिंग करके मैं बेचता हूँ, मेरे ब्रांडिंग करके। टी को, टी की ब्रांडिंग करके मैं उसको सेल करता हूँ। तो क्योंकि चाय हमारे एरिया में होती नहीं है, चाय होती है असम में, दार्जिलिंग में। तो मेरा ना एक कनेक्शन है। मैं पहले के समय में जब ये व्यापार चालू करना था मुझे, तो दार्जिलिंग 4-5 बार घूमने गया था। घूमने तो क्या ही गया था, बिजनेस के काम से गया था। तो वहां पर ना एक कमीशन एजेंट के साथ मेरा टाई अप हो गया है। उससे ये बात होगी भाई कि वो मेरे को ना कम से कम रेट दिलवाएगा। जिस एरिया में ऑक्शन होता है चाय का, नीलामी होती है, उसको सब जुगाड़ पता है भाई, क्योंकि वो लोकल बंदा है वहीं का। उससे ये बात हो गई है कि वो मेरे को कम रेट में दिलवाएगा, ठीक है। और जितना भी परचेज प्राइस होगा ना, उसका 2% कमीशन लेगा। मैंने बोला ठीक है भाई, डन है। मैं थोड़ी बार बार जाऊंगा ऑक्शन में, मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं यहाँ सिवनी में बैठा हूँ मध्य प्रदेश में, और दार्जिलिंग में जाके जो ऑक्शन हो रहा है मैं बार बार जाऊं। तो लोकल के बंदे से मैंने टाइप कर लिया। अब बताओ, क्या ये कोई सरप्राइज है कि अरे यार कमीशन भी देना पड़ गया, शिट ये तो गलती हो गई? अरे इसमें गलती क्या है भाई, इट्स अ नॉर्मल बिजनेस केस। कि तू चाय का व्यापारी है तो दूसरे भी चाय के व्यापारी तुम्हारे एरिया में यही करते हैं, वो वहां पर किसी कमीशन एजेंट के साथ टाई अप कर लेते हैं और बुलवाते हैं वहां से मटेरियल। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या बोल रहा हूँ मैं? तो आप कंफ्यूज होने वाली इसमें कोई बात नहीं भाई। आई होप इट इज सुपर एब्सोल्युटली क्लियर टू यू कि कमीशन या ब्रोकरेज अगर आप कोई पे करके आए हो फॉर द परचेजिंग, उसको आप कॉस्ट में ऐड करोगे। आपका गुड्स ना शिप से आ रहा है। अब मान लो शिप ऐसे पलट जाए, कितने करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। मान लो तुम करोड़ों का गुड्स बुलवा रहे हो मलेशिया से, और इस तरीके से कभी सुनामी आ गई या कुछ भी यार स्टॉर्म आ गया समुद्र में, और तुम्हारा शिप ऐसे पलट गया और तुम्हारा गुड्स डूब गया समुद्र में, क्या होगा आगे बताओ? अच्छा सर क्या होगा सर, वो गया पैसा पूरा। तो जब इतनी महंगी कॉस्ट के मटेरियल बुलवा रहे हो, तो इंश्योरेंस करवा के रखो भाई। रिस्क है ना डूबने का, डूबने का रिस्क है ना। तो एक काम करो भाई, इंश्योरेंस करवा लो। इंश्योरेंस अगर तुम करवा लोगे तो निश्चित है कि तुम्हारा अगर डूब भी गया तो पैसे की भरपाई मिल जाएगी। तो इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग कि लोग ना ट्रांजिट का इंश्योरेंस करवाते हैं। अगर उनका हाई वैल्यू ऑफ गुड्स है और वो बहुत दूर से आ रहा है, तो चांसेस कभी भी होते हैं डूबने के, गिर जाने के, व्हाट्सोएवर। तो प्रोटेक्ट करवाना जरूरी है सर। तो इंश्योरेंस चार्जेस फॉर द प्रोटेक्टिंग गुड्स, हाँ इसको कॉस्ट में ऐड करो। इट्स अ नॉर्मल थिंग, इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी थोड़ी है। अरे यार सर वो तो सर मतलब एबनॉर्मल हो गया ना, वो तो डूब गया। अरे नहीं भाई, डूबा है नहीं। समझो बात को। अपने रिस्क को कवर करने के लिए इंसान इंश्योरेंस जो करवा रहा है, इंश्योरेंस का जो प्रीमियम पे कर रहा है, दैट शुड बी द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो तुम्हारा मटेरियल आ गया सही सलामत, नहीं डूबा, पर उसको लाने के लिए जो तुमने फ्रेट दिया उसके साथ इंश्योरेंस का भी पेमेंट किया, तो ये इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है वो एबनॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल है। क्योंकि ये नॉर्मल बिजनेस केस में, सिचुएशंस में लोग करते हैं इंश्योरेंस ना अपने गुड्स का। कोई तुमने भी करवाया है। चलो, अब ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं भाई। एक्चुअल जो तुम फ्रेट पे करके आए 80,000 रुपए, क्या उसको कॉस्ट में लोगे? जो तुम पोर्ट में पेमेंट करके आए ना 85,000, उसमें से 80,000 तो फ्रेट का चार्जेस था। सर वो तो देना ही है ना, तो बहुत ही प्योरली नॉर्मल है। इट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ परचेज। क्लियर है सर? नो प्रॉब्लम। दो टाइप के कंटेनर होते हैं सर। अब कंटेनर, ये क्या होता है कंटेनर? ये देखो, ये क्या है भाई? तुम ना एक फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाते हो। क्या चलाते हो? फार्मास्यूटिकल कंपनी।
अब तुम जो मटेरियल बुलवा रहे हो तुम्हारे सप्लायर से, बड़ा ही डेलिकेट मटेरियल है, उसका जो शफलिंग है वो जैसे रखा हुआ है ना पोजीशन, वो ऐसे ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, वरना लिक्विड अगर बहुत ज्यादा हिलेगा ना उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो उसको बहुत इंटैक्ट पैकिंग के साथ तुम्हारा सप्लायर भेजता है। अब तुम्हारे सप्लायर ने इस तरीके से तुमको बिल बना के भेजा है, इनवॉइस देखना ना ध्यान से सारे लोग, इनवॉइस पे नजर डालिएगा किस तरीके का इनवॉइस आया है। सर इनवॉइस आया है इस तरीके का, लिखा है परचेज वैल्यू, परचेज वैल्यू 2,80,000 रुपये, GST 12%, 33,600, 313,600, और जो कंटेनर आपको भेजे हैं कंटेनर की कॉस्ट है 20,000 रुपये। अरे यार ये जबरदस्ती का 20,000 रुपये लग गया यार। अरे तो क्या वो तुमको ट्रक में भेज दे ऐसे ही, ऐसी ट्रक में भेज दे क्या? ये कोई वैसी पन्नी थोड़ी है, ये बेसिक सा कोई ऐसे पैकिंग मटेरियल थोड़ी है कार्टून जैसा कि जिसकी कॉस्ट अलग से लिखने की जरूरत ना हो। अरे महंगे आते हैं भाई कंटेनर ये, देखो ना तुम चित्र तो देखो कंटेनर का, कैसे प्रॉपरली एकदम बने हुए हैं, स्टैकिंग है, वहां पर लॉक लग जाता है, ताला नीचे चक्का वका लगा हुआ है। अरे बहुत जबरदस्त वाला पैकेजिंग है भाई वो। अब ये पैकेजिंग का वो अलग से पैसा लेता है कि भैया अगर आपको चाहिए तो ऐसे ही भेज पाएंगे। तो मैंने बोला यार कंटेनर का क्या करूंगा, तो इकट्ठे होते जा रहे हैं, ये कंटेनर तो अब इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो सप्लायर दो तीन तरीके से उसको वर्कआउट कर सकता है। या तो सप्लायर बोल दे कि नहीं ये कंटेनर तो आपको लेने ही पड़ेंगे, नॉन रिटर्नेबल, नॉन रिटर्नेबल है मान लो कंटेनर, मान लो पहला केस ये है कि नॉन रिटर्नेबल है कंटेनर, कि तुमको कंटेनर जो है भाई वो वापस करना ही नहीं है। तो फिर बताइए कॉस्ट ऑफ मटेरियल में आप क्या लोगे? सर फिर तो पूरा ही पैसा कॉस्ट ऑफ मटेरियल में लेना पड़ेगा इंक्लूडिंग द कंटेनर, मतलब ये 20,000 को भी मटेरियल की कॉस्ट का पार्ट मानना पड़ेगा। केस टू में बोल दिया रिटर्नेबल, रिटर्नेबल विथ फुल रिफंड। फुल रिफंड मतलब आप एक काम करो, आप अपना मटेरियल ले लो, हमने जो आपको भेजा मटेरियल ले लो, हमारे कंटेनर में से निकाल के आप अपने फ्रिज विज में जहां भी रखना है जमा दो, उसके बाद कंटेनर वापस भेज देना, हम उसी कंटेनर में अगली बार फिर से भेजेंगे। लेकिन अभी क्या होता है कई बार लोग नहीं भेजते, तो अभी के लिए हम आपको 20,000 रुपये जोड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप वापस भेज दोगे ना तो हम 20,000 रुपये रिफंड कर देंगे। तो ऐसे केस में फिर आपका जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल होगा वो होगा 313,600। लॉजिकल है ना, सोचो ना, कॉमन सेंस को थोड़ा सोचो भाई, बहुत ज्यादा किसी फॉर्मूले या सेपरेट लॉ या नियम कानून की जरूरत नहीं है यहाँ पर, आपको अपना दिमाग लगाना है बस। तो भाई अगर तुम्हें पता है कि 20,000 रुपये तो रिफंड हो जाएंगे, तो उसको क्यों मटेरियल की कॉस्ट मान रहे हो, मतलब ही नहीं निकलता ना। तो सर ये तो फिर वेंडर की चॉइस पे डिपेंड कर रहा है ना, नहीं सप्लायर की चॉइस पे नहीं, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री है, कुछ इंडस्ट्री में पॉसिबल ही नहीं हो पाता प्रैक्टिकली। अब मान लो तुमने उसने तुमको एक ऐसा कंटेनर भेजा है जो जिसमें लिक्विड कंटेंट है, और एक बार अगर तुम वो खोलते हो तो तुमको यूज ही करना पड़ता है, तो उसको शिफ्ट नहीं कर सकते किसी और कंटेनर में, वरना उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। तो नॉन रिटर्नेबल वाला केस हो गया। एक दूसरा केस वो हो गया जहां पर इजीली रिटर्न किया जा सकता है। तीसरा केस अब मैं लेकर आता हूं, वो ध्यान से सुनना। रिटर्नेबल तो है विथ पार्शियल रिफंड ऑफ 7,000। तीसरा केस ऐसा है जहां पर हमने ये बोला कि देखो भाई हम आपको जो मटेरियल जो कंटेनर भेज रहे हैं ना, वो एक बार जब यूज हो जाता है ना तो अगली बार उसको रिसाइकल करवाना पड़ता है, तब वापस से यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने वापस किया और हमने उसको यूज कर लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम ये बोल रहे हैं आपको, हम ये बोल रहे हैं आपको कि हमने आपको कंटेनर 20,000 रुपये जोड़ के भेजा है। अब यदि आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है उसको वापस करना तो आप वापस करो, कोई दिक्कत नहीं है, वापस करो। हम आपको
7,000 रुपये रिफंड कर देंगे, लेकिन जो 13,000 रुपये है ना बाकी, वो तो लगेंगे लगेंगे, क्योंकि हमको रिसाइकल करने में 13,000 रुपये लग जाते हैं वापस से, तो वो चार्जेस तो हम आपसे वसूल करेंगे। तो ऐसे केस में बताएं कॉस्ट मटेरियल क्या होगा? ऐसे केस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो जाएगा सर 313600 प्लस प्लस कंटेनर का जितना रिफंड नहीं आ पाया, जितना पैसा लग गया जो रिफंड नहीं मिलेगा, वो ऐड कर दो 13,000, बराबर है 326। कुछ बच्चे गलती से यहाँ 7 को ऐड कर रहे हैं। अरे 7 को ऐड नहीं करना, 7 तो रिफंड मिल रहा है। 20,000 की जगह 13,000 को ऐड कर लो कि भाई तुम 20 पेमेंट कर रहे हो, लेकिन उसमें से 7 वापस मिल जाएगा, तो फिर भी तुम्हारी कॉस्ट 13,000 तो तुम्हारी कॉस्ट का ही पार्ट है ना, कि वो तो कंटेनर यूज करने में ही लग जाता है, वो तो तुम कहीं से भी बुलवाओगे 13,000 रुपये तो तुम्हारे लगने ही लगने। तो आई होप आप केस 1, केस 2 और केस 3 को बहुत अच्छे से मेरे साथ समझ पाए हैं। क्या समझ पाए हैं, जल्दी से कंफर्म करके बताएं। हाँ तो भाई रिटर्नेबल है, नो रिफंड, तो क्यों रिटर्न करने की शब्दत कर रहे हो? जब कुछ पैसा नहीं मिलना तो रख लो अपने पास कंटेनर। सिद्धार्थ भाई जो तुम केस बोल रहे हो ना, उसका कोई सेंस नहीं आता। कोई सेंस है इस बात का? ठीक है, ये सप्लायर बोल रहे हाँ हाँ आप रिटर्न कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पर पैसा नहीं देंगे आपको। आपको रिटर्न करना ना डब्बा, रिटर्न कर दो, हम रख लेंगे, पर 20,000 तो आपके लगेंगे। अबे तो फिर महीना रख लूं, एक तो मैं पैसा दे के आ रहा, ऊपर से रिटर्न भी कर दे रहा उसको, पागल हूं क्या मैं? ठीक है, चलो अब एक और एग्जाम्पल लेंगे इसको समझने के लिए। पहले अंग्रेजी समझ लो, फिर एक एग्जाम्पल लिख कर करेंगे हम लोग। कंटेनर वाला एक एग्जाम्पल एक और लिख कर करेंगे। तो अगर नॉन रिटर्नेबल कंटेनर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो जो भी कॉस्ट ऑफ कंटेनर होगी उसको तुम ऐड कर दोगे विद द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल। ठीक है, लेकिन अगर रिटर्नेबल कंटेनर है, अगर रिटर्नेबल कंटेनर है, तो इफ ऑन रिटर्न इफ फुल कॉस्ट इज रिटर्न बैक, तो फिर तो मत ऐड करो। लेकिन अगर अमाउंट ऑफ द रिफंड इज लेस देन द अमाउंट पेड, तो जितना भी शॉर्टफॉल होगा ना, जैसे हमारे केस में 13,000 था, वो हमें मटेरियल की कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के मुझे बताइए क्या कॉस्ट ऑफ कंटेनर वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया या नहीं? इज इट अंडरस्टूड एवरीवन? माय क्वेश्चन टू यू, जल्दी बताएं यार, जल्दी बताएं प्लीज प्लीज प्लीज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अभी के अभी सर डन से डन करें, डन से डन करें सारे लोग लाइव चैट में। ठीक है, गुड, बढ़िया है। अब हम करेंगे सर एग्जाम्पल नंबर 2, कॉपी निकाल लीजिए सारे लोग, और एग्जाम्पल नंबर 2 मेरे साथ करिए, अभी के अभी करिए। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंटेनर टू बी एडेड इन मटेरियल कॉस्ट इन ईच ऑफ द बिलो केसेस। तो हमारे पास 3 केसेस दिए हैं, और हमको परचेज वैल्यू दी हुई है तीनों केसेस की, कंटेनर की कॉस्ट दी हुई है 1,200 रुपये, 1,200 रुपये, 1,200 रुपये, और तीनों केसेस में पहले केस में नॉन रिटर्नेबल पॉलिसी है, दूसरे में रिटर्नेबल पॉलिसी, और तीसरे में रिटर्नेबल तो है पर 1,000 रुपये रिफंडेड ऑन रिटर्न। सर ये थ्योरी चैप्टर कब कंप्लीट होगा? आदर्श बेटा थ्योरी चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, हम तो प्रैक्टिकल चैप्टर में आ गए, हम तो न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं। क्या आप सो रहे थे आज की क्लास में बेटा? बेसिक्स तो खत्म हो गया, आज हमने मटेरियल चालू कर दिया, स्टार्टिंग से बताया था मैंने। सर लेकिन आप तो सर वो थोड़ा थोड़ा बीच में थ्योरी भी पढ़ा रहे हो, बिना कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिकल तो नहीं होते ना। मैथ्स भी पढ़ते थे तो पहले अपन उसके बारे में कुछ समझते थे ना, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल करते थे, तो इतना थ्योरी तो आएगा ही ना भाई। चलो तो ये लीजिए सर, यहाँ पर मैं भी एक टेबल बना देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ पर्टिकुलर्स। आप भी टेबल बना लो एक बढ़िया सी, पर्टिकुलर्स, ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3। परचेज वैल्यू मुझे तीनों में सेम लेनी है, 20,000, 20,000।
कॉस्ट ऑफ कंटेनर कितना कंसीडर करना है? सर पहले केस में क्योंकि नॉन रिटर्नेबल है, बिकॉज नॉन रिटर्नेबल है तो पूरी कॉस्ट ऑफ कंटेनर कंसीडर करोगे 1200 रुपये। दूसरे में रिटर्नेबल है तो जीरो कॉस्ट ऑफ कंटेनर लोगे। तीसरे में रिटर्नेबल है लेकिन सिर्फ 1000 रुपये रिफंड मिलेगा, बाकी 200 रुपये कट जाएंगे। जितना शॉर्टफॉल है 200 रुपये वो कॉस्ट में ऐड आएगा। देख लीजिए भाई, आप लोगों को तो ये खुद भी समझ में आ जाता, मतलब मैं नहीं भी करवाता तो खुद ही बन जाता, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 21,200 इज डन हियर। ठीक है, चलो। अच्छा, क्योंकि ये तो स्पेसिफिक क्वेश्चन मैंने कंटेनर वाला डाला है, पर कभी कोई क्वेश्चन आता है बड़ा सा जिसमें कंटेनर का भी एक पॉइंट होगा, तो नीचे जब हम नोट लिखते हैं ना, तो नोट में हमको लिखना है कि हम कौन सा वाला, मतलब हमने जो भी ट्रीटमेंट किया वो क्यों किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक मास्टर क्वेश्चन आ रहा है, उस मास्टर क्वेश्चन में प्रॉपरली दिया हुआ है कि कंटेनर का 1200 रुपये लग रहा है जिसमें से 200 रुपये रिफंड है, तो तुम नोट में लिख दोगे वी हैव कंसिडर्ड 200 रुपीज विच इज द शॉर्टफॉल ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंटेनर विच इज नॉट रिफंडेड एंड दैट्स वाई इट इज टू बी एडेड टू द पार्ट ऑफ कॉस्ट। अंग्रेजी एकदम स्पेसिफिक जरूरी नहीं है, बट मेरा इंटेंट समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता, कि अभी तो मैंने स्पेशली कॉन्सेप्ट वाइज एग्जाम्पल लिया है, पर एक्चुअल में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मिक्स ऑफ टॉपिक्स के आते हैं। तो वहां अगर कंटेनर की कॉस्ट में आप तीनों में से कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो ना, उसके बारे में डालना। जैसे मान लो आपने कंसिडर नहीं किया, तो आपको नोट डालना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ कंटेनर टेकन एज जीरो बिकॉज इट इज कंप्लीटली रिफंडेबल, तो इट इज नॉट टू बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मटेरियल लाइक दिस। ठीक है, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर, इस पूरे वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीट जो हमने टॉपिक चालू किया ना, कि जब हम मटेरियल रिसीव करते हैं, रिसीट करते हैं, उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, क्या क्या कंसिडर करना है, उसका सबसे ज्यादा मस्त वाला पार्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है आपका ये शॉर्टेज। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा बस बेसिक चर्चा करता हूं आप लोगों से, उसके बाद एग्जाम्पल लूंगा और फिर अंग्रेजी पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ इन द रिमेनिंग 30 minutes. You are going to understand something OP, really telling you, which will help you in the entire costing subject till the end of this batch, till the end of the exam. वो टॉपिक, वो कॉन्सेप्ट आपको हर जगह काम आएगा, इनफैक्ट फाइनल में भी। ठीक है, जैसा आप कहें सर, बिल्कुल। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज सेकेंडरी है। हाँ, ऐसी भी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए कि पता चला अर्थ का अनर्थ कर रहे हो, लेकिन हाँ एकदम बहुत ट्रेंडी वर्ड्स या बहुत कैची वर्ड्स या बहुत बुकिश वर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कॉस्टिंग में, ये अच्छी बात है। ठीक है, संतोष ओपी, बहुत अच्छी बात है। मंजीत, सुनिए मेरी बात फिर से सारे बच्चे ध्यान से। आपको पता है जब आप एक मशीन में मटेरियल डालते हो तो जरूरी नहीं है कि मटेरियल का जो आउटपुट निकले वो उतना ही निकले। फॉर एग्जाम्पल, ये मशीन है, फ्लोर मिल, आटा, आटा चक्की, क्या है ये है आटा चक्की, ये है आटा चक्की। अब सुनिए इस आटा चक्की के बारे में कुछ बात। मान लीजिए आप इसमें डालते हो व्हीट 10 kg। अब जब आप इसको पीसते हो ना, पीसने के बाद ये कितना बचता है बताता हूं मैं आपको।
जो व्हीट का फ्लोर निकल रहा है ना, एक्चुअली फ्लोर की स्पेलिंग आई थिंक ये है, मुझे भी पता नहीं। तो व्हीट का जो फ्लोर आ रहा है वो 9.5 kg आ रहा है। कितना आ रहा है? 9.5 kg। अब आप जाके लड़ाई करने लगे चक्की वाले से, अरे भैया मैंने 10 किलो गेहूं दिया था, तुम 9.5 kg आटा निकाल रहे, ऐसे थोड़ी होता है। तो तुमको समझा रहा है कि भाई तू पहली बार आया ना तेरे घर से, तेरे पापा को फोन कर, तेरे मम्मी को फोन कर, किसी को भी फोन कर तेरे घर में, सबसे पूछ ले एक बार कि वो जब 10 किलो गेहूं लेके आते हैं तो 9.5 किलो ही आटा निकलता है। तेरे सामने पीसा हूं ना, आधा किलो निकाल तो नहीं लिया मैंने अपने घर के लिए, तेरे सामने पीसा हूं ना। इट्स अ नॉर्मल थिंग ब्रो। तो छोटा बच्चा इसलिए तेरे को पता नहीं है। इट्स वेरी नॉर्मल कि जब हम 10 किलो आटा डालते हैं, गेहूं डालते हैं, 9.5 किलो आटा निकलता है, 500 ग्राम लॉस हो जाता है, जो वेट लॉस कहते हैं इसको। पर ये नॉर्मल वेट लॉस क्या है? ये नॉर्मल वेट लॉस। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। इसी तरीके से जब एक निर्माता हो, तुम मैन्युफैक्चरर हो, एज ए मैन्युफैक्चरर जब तुम एक रॉ मटेरियल की कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी इनपुट करते हो, तो यहां पर जो एफजी का आउटपुट निकल रहा है ना, दोनों की क्वांटिटी में डिफरेंस होता है। और दोनों में जो यहां पर लॉस हुआ है ना, अगर कोई चीज तुम्हें लग रही है कि नॉर्मली हो ही रही है हर बार, इतना तो होता ही है, तो तुम ना एक नॉर्मल लॉस मान लेते हो, नॉर्मल लॉस कि हाँ भाई इतना लॉस तो होता ही है। अब ऐसा नहीं कि मशीन में ऐसा सॉफ्टवेयर डला हुआ है कि 5% का लॉस लाना है, लेकिन मैं एज अ मैन्युफैक्चरर ऑन द बेसिस ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंस एक परसेंटेज डिसाइड कर लेता हूं, ताकि सभी को ना क्लियर रहे एक बात कि भाई अगर इसके आसपास लॉस है तो इट इज ओके, पर बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है तो वी हैव टू इंप्रूव समथिंग, इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। सुनना, अगर मान लो, अगर मान लो मेरी फैक्ट्री में पिछले 5 साल से मैं देखता आ रहा हूं कि भाई जितना भी मैं इनपुट डालता हूं नॉर्मल लॉस आता है उसका 5%, तो कभी 4.5% भी लॉस होता है की शॉर्टेज की। सारे बच्चे ध्यान दीजिए यहां पर फिर से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू एवरीवन, कि जब आप कोई इनपुट डालते हो और आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे देख रहे हो कि चाहे आप अपना कुछ भी बेस्ट कर लो, करीबन 5% जो वेट का लॉस हो रहा है वो तो हो गई। तो अब आगे से ना आप टेंशन लेना बंद कर दोगे कि 100 kg डाला और 95 kg निकला, हाँ ठीक है, दैट्स फाइन, दैट इज द स्टैंडर्ड, वो तो होना ही है, वो तो हो गई। ठीक है, चलो। अरे भाई जल्दी बताओ यार, ऑडियो वीडियो सही है ना? तो मेरे साथ हो ना, मेरी बात समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, है ना जी? चलो, गुड। ठीक है, क्लियर है, चुटकी की आवाज आ रही है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं मतलब। तो जो एक्सपेक्टेड लॉस है आपको कि हाँ आपको लगता है इतना तो होगा, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल लॉस। और उसके बियॉन्ड अगर लॉस हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल लॉस। जितना एक आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस एक अंदाजा है कि सामान्यतः इतना तो होता ही है, उम्मीद है कि इस बार भी इतना तो होगा, दैट इज नॉर्मल लॉस, विच इज नॉट टू बी सरप्राइज्ड, जहां पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है तो दैट इज फाइन, ऐसा होता है तो दैट इज फाइन। लेकिन किंतु परंतु बंधु, if the loss is beyond that limit that you were thinking, that is abnormal loss। ठीक, चलो एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं और उससे एक बहुत अच्छी चीज समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो भाई क्या दिया हुआ है यहाँ पर मेरे पास, पेट्रोल परचेज प्राइस है 65 रुपीज पर लीटर। तो तुम एक पेट्रोल फिलिंग स्टेशन, जिसको कि अपन लोग प्यार से पेट्रोल पंप बोलते हैं ना, तुम एक पेट्रोल पंप के ओनर हो, और तुम ना कहाँ से बुलवाते हो? तुम कंपनी से बुलवाते हो पेट्रोल, मतलब डिपो से। डिपो हर बड़े बड़े शहर के आसपास एक डिपो होता है, वहां से आपको ऑर्डर ऑर्डर करना होता है। ऐसा नहीं कि आप सीधे इंडियन ऑयल के हेड ऑफिस में ऑर्डर कर रहे हो, नहीं, डिपो में करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में। तो तुमने बोला कि भाई साहब कितने का? 65 का, ठीक है, एक काम करिए 20,000 लीटर का एक टैंकर भेज दीजिए। क्या बोला मैंने? 20,000 लीटर का एक टैंकर भेज दीजिए। तो वहां तुम्हारे नाम से ऑर्डर लिखा गया, तुमने यहाँ से पैसे ट्रांसफर किए, वहां से तुम्हारा 20,000 लीटर वाला एक ट्रक जो है
डिस्पैच हो गया, टैंकर डिस्पैच हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तुम्हारी 10,000 रुपये आने वाली है। इस पूरे ट्रक का खर्चा आने जाने का 10,000 रुपये तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा एक ऐसा आइटम आ रहा है जिसके जलने के चांसेस होते हैं, फ्लेमेबल होता है ना, आँख की लपटें पकड़ सकती हैं उसको, पेट्रोल आ रहा है, तो तुम इंश्योरेंस भी करवा के रखते हो। और दूसरा तुम खुद देखो ना भाई, 65 इंटू 20,000, 13 लाख रुपए का ट्रक आ रहा है, तो 5-10 हज़ार रुपये का इंश्योरेंस तो करवाना पड़ेगा ना, ज़्यादा का ही रहता है इंश्योरेंस भी। जितनी परचेज वैल्यू उसका 10% तुम्हें इंश्योरेंस का प्रीमियम देना पड़ेगा। नॉर्मल लॉस ड्यू टू इवापोरेशन इज 4%। क्या हो रहा है सर, तुम तो बहुत सालों से पेट्रोल पंप चला रहे हो, तो तुमने एक स्टैंडर्ड नंबर सेट करके रखा है कि भाई इस पर्टिकुलर जगह से मेरे शहर तक आने में, डिपो से मेरे शहर तक आने में, मेरे पेट्रोल पंप तक पहुंचने में ऑन एन एवरेज मैं देख रहा हूं कि 4% पेट्रोल उड़ जाता है, इवापोरेट हो जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, तो आपसे सवाल ये है कि कैन यू प्लीज कैलकुलेट द मटेरियल कॉस्ट पर लीटर एंड ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस if 18,000 liter of petrol is actually received in a particular order. Extra loss is due to carelessness of an employee at fuel station. तो ये तुमसे बोल रहा है कि देखो भाई 20,000 लीटर तुमने ऑर्डर किया था, हाँ किया था। अब थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, अगर 4% इवापोरेट होता है तो 19,200 लीटर तो आना चाहिए मेरे पास, लेकिन यार सिर्फ 18,000 लीटर ही रिसीव हो रहा है। तो बोल रहा है देखो इवापोरेशन तो हुआ था, लेकिन ना जब वो टैंकर रखा हुआ था पेट्रोल पंप में और वो पाइप निकाल के हम लोग उसको डाल रहे थे, तो एक वर्कर से ना गलती हो गई, तो करीबन 1,000-1,200 लीटर पेट्रोल बह गया, वो वेस्ट हो गया। ओ माय गॉड, गड़बड़ कर दिया यार तुमने तो। ये कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया। हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से मतलब है कि इसका कॉस्टिंग में कैसे कंसीडर करेंगे। तो ये एग्जांपल आपका एक बहुत गेम चेंजर एग्जांपल होगा, जो पूरी तरह आपको ये समझाएगा कॉन्सेप्ट को। ठीक है, एग्जांपल 3। और ऑब्वियसली जैसा कि मैंने बोला ब्लू लाइन आई है, मतलब आप यहाँ रेफरेंसिंग भी डालोगे और ये आपको पूरा का पूरा कॉपी में मेरे साथ लिखना भी है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूं दोस्त, स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल कॉस्ट। अभी मैं ना कॉस्ट पर लीटर की चिंता नहीं कर रहा हूं, अभी मैं उतनी चीज लिख रहा हूं जितनी मेरे को ऑलरेडी पता है, जो मैं पहले से जानता हूं। तो जब आप कोई मटेरियल खरीद रहे हो तो परचेज प्राइस तो ऑब्वियसली लोगे, सवाल ही नहीं उठता, परचेज वैल्यू बेसिकली। तो सर 65 रुपीज पर लीटर इंटू 20,000 लीटर। अच्छा, सबको पता है ना KL मतलब होता है 1,000 लीटर। KL मतलब KL राहुल नहीं, KL मतलब किलो लीटर। ठीक है, तो 65 इंटू 20,000 मतलब 13 लाख रुपए का तो तुम्हारा परचेज वैल्यू हो गया सीधे। ठीक है, आगे इंश्योरेंस का चार्जेस ले लेता हूं क्योंकि वो परचेज वैल्यू पर डिपेंडेंट है। तो इंश्योरेंस का चार्जेस है 10% ऑफ परचेज वैल्यू विच इज 1,30,000। इंश्योरेंस का चार्जेस इज दैट इज 1,30,000। फिर आता है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। सर ये कैसे निकाला आपने? ये मैंने निकाला 10% ऑफ 13 लाख। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमको दी हुई है फ्लैट 10,000 रुपीज। बस बताइए व्हाट इज टोटल मटेरियल कॉस्ट ऑफ दिस ऑर्डर। ये जो हमने ऑर्डर किया 20,000 लीटर वाला, उसका टोटल कॉस्ट कितना है? पहले टोटल कॉस्ट बता दीजिए सर। 14,40,000 रुपीज। यहाँ तक मेरे साथ सारे बच्चे लिख लीजिए इसको और बताइए कि आपको समझ में भी आया कि नहीं। 13 लाख रुपीज की परचेज वैल्यू थी, इंश्योरेंस था 1,30,000 रुपीज का और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी 10,000 रुपीज की। तो 14,40,000 रुपीज का मेरा इनवॉइस मतलब मेरे को पेमेंट करना रहेगा। 14,40,000 रुपीज का मेरे को पेमेंट करने का रहेगा। ठीक,
अब मैं ना कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी निकालता हूँ जो शायद क्वेश्चन्स में आगे पूछेंगे नहीं, बट आपके समझने के लिए इस एग्ज़ाम्पल में बहुत इम्पोर्टेंट है। मटेरियल कॉस्ट पर लीटर इफ देयर वाज़ नो लॉस। अगर कोई लॉस नहीं होता, अगर कोई लॉस होता ही नहीं, तो तुम्हारा पर लीटर मटेरियल कॉस्ट कितना आता? 14,40,000 डिवाइडेड बाय कितने हजार लीटर तुमने ऑर्डर किया था? 20,000 लीटर्स मैंने ऑर्डर किया। ऐसा है नहीं कि लॉस नहीं हुआ और लॉस हुआ है, पर मैं बोल रहा हूं अगर लॉस वाला कोई सिचुएशन होता ही नहीं। जस्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब ये जो फिगर मैं निकाल रहा हूँ ये कभी निकालना नहीं होगा तुम्हें क्वेश्चंस में, बट अभी समझने के लिए। सर 72 रुपीज पर लीटर। So material cost per liter if there was no loss could have been 72 rupees per liter. लिख, अब मैं निकाल रहा हूं मटेरियल कॉस्ट पर लीटर कंसीडरिंग द नॉर्मल शॉर्टेज, considering the normal shortage of 4% ड्यू टू इवापोरेशन। अच्छा, इवापोरेशन किसी की गलती से तो होता नहीं भाई, इवापोरेशन तो एक नेचुरल फिनोमेना है, इसीलिए नॉर्मल में क्लासिफाई कर रहा हूं। तो इसका मैं फॉर्मूला लिखता हूं यहां पर, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय इफेक्टिव क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। मुझे एक बात बताना, सही सही बताना ना, तुम ना एक पेट्रोल पंप के ओनर हो, एक बार मेरी बात ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम सालों से बिजनेस कर रहे हो ये वाला, तो जब तुमने फोन में 20,000 लीटर बोला होगा, माइंड में तुम्हें इफेक्टिवली पहले से पता हो गया होगा कि कितने लीटर का ऑर्डर दे रहे हो तुम। बोलने को 20,000 ही बोलना है, बट तुम्हें माइंडसेट पहले से बन गया कि इतना रिसीव होगा मेरे को। अभी वाली बात को भूल जाओ कि पेट्रोल पंप के एम्प्लॉय से गलती हो जाएगी या फिर बह जाएगा, वो सब नहीं। जस्ट थिंक ऑफ इट। तो सर मुझे पता है कि मैं 14,40,000 का ऑर्डर दे रहा हूँ, और मुझे ये भी पता है माइंड में अंदर से पहले से कि भाई 4% तो लॉस हो ही जाता है। तो 20,000 लीटर लेस 4%, ये ऐसा भी लिख सकता मैं 20,000 इंटू 96%। जितना मंगवाया उतना नहीं आएगा भाई, उसका 96% ही पहुंचेगा, 4% तो बीच में गायब हो जाएगा। तो बेसिकली 19,200 लीटर्स, राइट। तो मटेरियल कॉस्ट पर लीटर कंसीडरिंग द नॉर्मल शॉर्टेज ऑफ 4% ड्यू टू इवापोरेशन। आप मुझे सारे बच्चे बताइए, ये 72 वाली चीज 75 हो गई, वॉज इट अ नॉर्मल थिंग? हाँ, ये मेरी किसी लापरवाही, मेरे द्वारा पे की गई कोई पेनल्टी या गलती की वजह से नहीं हो रहा है। ये जो मैं मेरे को महंगा पड़ रहा है ना, महंगा क्यों पड़ रहा है? सर 14,40,000 ही तो पे कर रहे हो, नहीं, पर यूनिट में आके देखो आप। जो आप सोच रहे थे कि अगर लॉस नहीं होता तो 72 रुपीज पर लीटर का पड़ता, वो चीज लॉस होने की वजह से आपको पता है कि ये लॉस होना ही है। एक्चुअली माइंडसेट आपका पहले से बना हुआ कि ये 75 का पड़ेगा। अब मैं जो नोट लिख रहा हूं उसको लिखना, नोट above cost of 72
75 rupees per liter is normal and will be considered to value cost of materials. मतलब समझ रहे हो? भले तुम्हें ऐसा लग रहा था कि 72 रुपीज का पड़ने वाला है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड तुम्हें पहले से ही पता था 4% तो लॉस होता ही है। तो पहले ही मुझे ये बात पता चल गई थी कि वो 72 से थोड़ा महंगा पड़ेगा, 75 का पड़ रहा है। तो लॉस की वजह से जो लैंडेड कॉस्ट होती है, लैंडेड कि मुझे जाके 1 लीटर पेट्रोल कितने का पड़ रहा है, तो थोड़ा और बढ़ जाता है। क्यों ऐसा होता है समझते हैं। ऊपर जो मैंने लिखा ना कि ये जो 75 वाली चीज़ है ये नॉर्मल है, और इसी को हम कॉस्टिंग के पर्पस से यूज करते हैं। जब कॉस्ट ऑब्जेक्ट में मटेरियल की कॉस्ट लेनी है तो तुम 72 वाला यूज नहीं करोगे, तुम 75 वाला यूज करोगे। अब मैं इसका रीजन देता हूं। लेट अस राइट द रीजन हियर। Loss due to normal reasons are considered as normal loss, and cost of normal loss is absorbed by good units, which results to increase in unit cost. सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं बेटा, मैं समझाऊंगा ना, अभी तो लिखवाया हूं सिर्फ। किसी नॉर्मल कारण की वजह से अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उसे नॉर्मल लॉस माना जाता है, और नॉर्मल लॉस का जो कॉस्ट आ रहा है उसके जो वैल्यू, उसके जो रुपीज हैं वो पीएनएल में नहीं डाले जाते, उसको एक्चुअली जो गुड यूनिट्स होती, गुड यूनिट्स मतलब बची हुई जो अच्छी वाली यूनिट्स हैं, उनकी कॉस्ट में बांट दिया जाता है। एब्जॉर्ब करना मतलब बांट देना, और जब अगर तुम उस कॉस्ट को बांट दोगे तो जो गुड वाली यूनिट्स की कॉस्ट है ना वो बढ़ जाएगी। मैं इसको प्रूव करता हूं यहां पर। कैसे? देखो, कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स बिफोर लॉस कितना था? लॉस जब कंसिडर नहीं किया था तो गुड यूनिट्स की यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही थी? 72 रुपीज पर लीटर। सर गुड यूनिट्स मतलब 19,200, वो वाली यूनिट्स जो एक्चुअली में रिसीव हुई हैं, जिसमें लॉस नहीं हुआ। ठीक है, अब निकालता हूं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस? सर कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस इज कि जो 800 यूनिट्स मेरी लॉस में चली गई हैं वो 72 रुपीज की थी, तो क्या थी उनकी कॉस्ट? जो 800 यूनिट चली गई उनकी कॉस्ट थी 57,600 रुपीज। अब सुनना, इंक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट ड्यू टू नॉर्मल लॉस, तो ये 57,600 रुपीज जो हैं वो बची हुई अच्छी यूनिट्स आपस में एब्जॉर्ब कर लेंगी, अपने आप में बियर कर लेंगी, ऐसा बोल सकता हूं। गुड यूनिट्स का मतलब समझ रहे हो ना? गुड यूनिट्स मतलब 20,000 माइनस 800, जो एक्चुअली में रिसीव्ड यूनिट्स है उनको गुड यूनिट्स नाम दे रहे हैं। जो लॉस हो गई वो बैड यूनिट्स, जो रिसीव हो गई वो गुड यूनिट्स। तो 57,600 अपॉन 19,200, अरे भाई ये तो 3 रुपए पर लीटर आ रहा है। अब आपको प्रूफ मिला क्या? डिड यू गेट द प्रूफ कि जो चीज 72 की थी वो 75 की कैसे हुई? अच्छा, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें। ये सब जो मैं लिख रहा हूं
ये पेपर में नहीं लिखना होता, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये आपकी समझ के लिए है। तो सुनो भाई, अगर लॉस होता ही नहीं तो हर एक यूनिट 72 रुपीज की कहलाती। हाँ सर, अगर लॉस होता ही नहीं तो हर एक यूनिट 72 रुपीज की कहलाती। बट क्योंकि लॉस हुआ है तो जो 800 यूनिट है नॉर्मल, जो मुझे पता है कि 800 यूनिट का तो लॉस हो ही जाएगा, उस पर लगने वाला 72 रुपीज मतलब टोटल 57,600 रुपीज तो मुझे पता ही है लॉस होगा, तो क्यों ना मैं उसे पहले ही कॉस्ट का पार्ट मान लूं। हाँ, तो मैंने क्या कर दिया, उस 57,600 रुपीज को डिवाइड कर दिया रिमेनिंग यूनिट से, और जो बची हुई 19,200 यूनिट्स है ना, उसी पर मैंने मेरी पूरी कॉस्ट बांट दी। तो मेरी बची हुई यूनिट्स का कॉस्ट हो गया 75 रुपीज पर लीटर, 72 की जगह। इसको एक और तरीके से मैं प्रूव कर सकता हूं कि टोटल 14,40,000 आपने अपनी इफेक्टिव या गुड यूनिट से कैलकुलेट करके निकाला तो भी 75 आता। कुल मिला के आप मतलब समझ गए ना। देखो लॉजिक को समझो, लॉजिक ये है सर कि आप पहले से यही मान के चल रहे हो कि भाई आपने फोन जरूर 20,000 यूनिट्स के लिए किया था, लेकिन आपको पहले से ही पता था कि 19,200 यूनिट्स का ही ऑर्डर हुआ है, तो मेरे पास रिसीव 19,200 ही होना है, उससे ज्यादा नहीं होना है। ठीक है, तो 14,40,000 डिवाइडेड बाय 19,200 में 75 रुपीज पर लीटर का तुमको जो है कॉस्ट पड़ेगा। पड़ेगा बोलते ना, इतने का पड़ रहा है मेरे को। कितने बच्चों को समझ में आया दोस्तों? मैं एक बार और रिपीट करूं, तब तक जिनको आया कंफर्म कर दें, फिर मैं एक बार शुरू से रिपीट कर रहा हूं। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, जितना करवा दिया उतना रिपीट कर रहा हूं, फिर आगे का पार्ट करवाऊंगा। सर मुझे परचेज वैल्यू पड़ रही थी 13 लाख रुपीज की, कुल, और इंश्योरेंस 10% था। ठीक है सर, 10,000 का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था, तो 14,40,000 रुपीज का मेरे को टोटल कॉस्ट पड़ रहा था। ये वाले ऑर्डर में इतने रुपए का पेमेंट करना है। अगर ये सिंपल सा केस होता जहां पर कोई लॉस नहीं, कोई इवोपरेशन नहीं, कोई नॉर्मल लॉस नहीं, तो मैं यही मानता कि मेरा 1 लीटर जो है 72 रुपीज का आ रहा है। बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन मुझे पता है कि 4% तो इवोपरेशन हो जाता, तो मुझे इस चीज को माइंड में रखना पड़ेगा ना भाई। मैं ऐसा थोड़ी, अरे यार 800 लीटर तो मेरा वेस्ट हो गया और तुम टेंशन में चले गए। अरे पता ही हर बार होता है भाई, लोड क्यों ले रहा है इतना, हर बार होता है। तो उस चीज को पहले से माइंड में रखना। तो पहले ही तुम क्या कर लो भाई, तुम्हारी ऐसी कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो जो इस चीज को माइंड में रखे। तो तुमने कर दिया टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय इफेक्टिव या गुड यूनिट्स, जो आ रहा है तुम्हारा 75। अब मैं 75 को और थोड़ा सा वेरीफाई करवाना चाहता था, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा चीज करवाई, वरना 75 तो पहले आ गया था। Above cost of 75 is normal and will be considered to value the cost of material. Loss due to normal reasons are considered as normal loss, and cost of normal loss is absorbed by the good units, which results in the increase in the unit cost. तो जो कॉस्ट पहले 72 रुपीज थी, अब क्या होगा, जो 800 यूनिट्स तुम्हारी वेस्ट हो गई है ना, जिनकी कॉस्ट 57,600 थी, अगर उस 57,600 को रिमेनिंग गुड यूनिट्स में बांटोगे ना, तो जो कॉन्सेप्ट का लाइन लिखा हुआ है ना कि कॉस्ट ऑफ द नॉर्मल लॉस इज एब्जॉर्ब्ड बाय द गुड यूनिट्स, इस लैंग्वेज को इंसान समझ पाएगा कि वो सारी बची हुई यूनिट्स तुम्हारे 57,600 के नुकसान को अपने आप में पी गए, एब्जॉर्ब कर गए। जो रिमेनिंग 19,200 यूनिट्स हैं, वो 800 यूनिट्स के नुकसान को अपने आप में बियर कर गए। अब अगर 57,600 की कॉस्ट को 19,200 लीटर्स बियर कर जाएंगे, तो हर लीटर की कॉस्ट 3 रुपए से बढ़ जाएगी, इसलिए 72 रुपीज वाला 3 रुपए से बढ़ के 75 का हो गया। यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है, अभी जो 75 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तुम्हें कोई भी चीज निकालनी हो ना, ये 75 काम आएगा। अब मैं आता हूं एक्चुअल रिसीव्ड। सर क्वेश्चन में दिया है एक्चुअल रिसीव्ड क्वांटिटी इज 18,000 लीटर। एक्चुअली में आपने 18,000 लीटर से रिसीव किया है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे बोलूं टोटल लॉस कितने का है, टोटल लॉस क्वांटिटी अगर मैं आपसे पूछूं कितने का है, तो टोटल लॉस क्वांटिटी हो जाएगा सर विच इज 2,000 लीटर्स, जबकि नॉर्मल लॉस क्वांटिटी कितनी थी? नॉर्मल लॉस क्वांटिटी थी 20,000 का 4%।
तो क्या आप मुझे बताएंगे एक्स्ट्रा लॉस कितना हुआ है? अब देखो इसमें इसको एबनॉर्मल क्यों क्लासिफाई कर रहा हूं? क्योंकि किसी मिस्टेक से या किसी ऐसी चीज की वजह से हुआ जो जनरली नहीं होता, एक्सेप्शनली हुआ है। एबनॉर्मल मतलब जो जनरली ना होता हो, नॉर्मली ना होता। तो सर ये हो गया 1200 लीटर बराबर है। अब मैं एक नोट लिखता हूं, उस नोट को ध्यान से सुनना। नोट, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस cost of abnormal loss will not be absorbed by good units. It is to be transferred to costing P&L. It will not impact cost of material पर यूनिट। जो नॉर्मल कॉस्ट है उसको इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि एबनॉर्मल चीज है ना। तो नॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट था, नॉर्मल शॉर्टेज का क्या ट्रीटमेंट था कि भाई कोई चीज अगर कोई नॉर्मल लॉस हो रहा है तो उसके नुकसान का वैल्यू बची हुई यूनिट्स अपने आप में बांट लेंगी। लेकिन एबनॉर्मल लॉस के साथ होता है भेदभाव। तू एबनॉर्मल है, तेरे खर्चे हम लोग नहीं बांटेंगे, तू जा पीएनएल में सीधा, हम तेरी कोई मदद नहीं करेंगे। ये अप्रोच होती है। तो कैसे निकालोगे कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस? मैं समझाता हूं कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस कैसे निकलेगा। देखो, तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा तुम्हारा, ध्यान से सुनना, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस विल बी 1200 लीटर इंटू 75। तो ये जो 75 रुपए कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है ना, इंटू 1200, मतलब 90,000 रुपीज का नुकसान विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। ये डायरेक्टली ट्रांसफर टू पीएनएल हो जाएगा। चलो यहां तक लिखो, उसके बाद में एक जर्नल एंट्री जैसा आपको बताता हूं जिससे पूरी सुपर क्लैरिटी आ जाएगी ओवरऑल कॉन्सेप्ट की। हालांकि वो जर्नल एंट्री, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू अंडरस्टैंड, बट फिर भी डेबिट क्रेडिट को मैच कराने के लिए मैं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कर रहा हूं। जैसा कि मैंने बोला ये एग्जाम्पल मेरे द्वारा बनाया गया है और ये मॉड्यूल में नहीं है, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया हुआ एग्जाम्पल है, ना कि किसी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो अब क्या होगा सर, मटेरियल की कॉस्ट डेबिट होगी, कॉस्ट डेबिट होती है ना, तो मटेरियल कॉस्ट डेबिट कर रहा हूं मैं कितने का, मटेरियल कॉस्ट डेबिट कर दो सर। आप कितना रिसीव करे हो, 18,000 लीटर एट द रेट ऑफ 75। तो आपके स्टोर लेजर में 13,50,000 रुपए का मटेरियल रिसीव हो गया, ठीक है। फिर कॉस्टिंग पीएनएल डेबिट एबनॉर्मल लॉस ऑफ 90,000 जो मैंने ऊपर निकाला है वो डेबिट। और आप ही मुझे बताइए, टू बैंक पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना करना है आपको, आपको डिपो में कितना पैसा भेजना पड़ा? वो तो पूरा 14,40,000 था। ओ, तो 14,40,000 का हिसाब ये है क्या? यस, 14,40,000 का हिसाब ये है सर कि हम सोचे थे कि 14,40,000 में पूरा मटेरियल खरीद रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ी सी गड़बड़ हो गई सर, इस बार थोड़ा सा वेस्टेज हो गया। लेकिन वेस्टेज की वजह से मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरा मटेरियल महंगा है। अब ना थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली सोचने की कोशिश करना, अगर मैं पूरे 14,40,000 को मटेरियल कॉस्ट में डाल देता ना तो मेरा गुड्स महंगा हो जाता। मतलब मैंने लीटर कम रिसीव किए हैं पर पैसा पूरा लग रहा है, तो महंगा नहीं हो जाता। तो मैंने सिर्फ उतना ही लिया है, 13.5 लाख। मैंने पूरा 14,40,000 मटेरियल में नहीं लिया। क्यों? जितने लीटर रिसीव करूंगा उतने ही लीटर की कॉस्ट लूंगा मटेरियल में। अगर कोई एक्स्ट्रा लॉस हो गया है मटेरियल का तो वो पीएनएल में चला जाएगा। सर वो 72 से 75 के बीच में जो 57,600 का लॉस था वो तो आपने नहीं डाला पीएनएल में, वो नॉर्मल था ना। नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को तो ये लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, लेकिन एबनॉर्मल लॉस जो हुआ है ना उसकी कॉस्ट को पीएनएल में ही ट्रांसफर करना। ठीक है, समझ में आ रही सबको बात?
तो जैसा कि मैंने बोला था कि कॉस्टिंग पर्पस के लिए हमेशा तुम्हारा ये 75 ही यूज होगा, ऐसा बोला था ना कि कॉस्टिंग पर्पस के लिए 75 ही यूज होगा। तो देखो तुम्हारे मटेरियल की कॉस्ट निकालते समय इतना ही यूज हुआ है। अगर तुम स्टोर लेजर में भी जाओगे ना, स्टोर लेजर में जहां एक क्वांटिटी का कॉलम होता है, जहां एक रेट का कॉलम होता है और जहां एक अमाउंट का कॉलम होता है स्टोर लेजर के अंदर, तो वहां भी तुम क्या डेटा डालोगे? तुम बोलोगे कि देखो भाई मेरे को 18,000 लीटर मिला है 75 के रेट से 1350। मतलब तुम तुम्हारे स्टॉक में जबरदस्ती महंगा नहीं बता रहे हो पेट्रोल, चाहे गलती हो जाए चाहे ना हो, मेरा पेट्रोल 75 रुपए का ही दिख रहा है, ठीक है चलेगा। बेटा मेरा डेमो लेक्चर 1-2 लेक्चर ही और रहेगा बस, जब तक ऐप वाली चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो जाती, उसके बाद फिर डेमो डन एंड। ठीक है, तो भाई अगर आपने 101 वाला सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो वो ले लो, और अगर आप डिसाइड कर चुके हो कि हमसे ही पढ़ना है तो जल्दी से जो है आप अपना नॉर्मल कोर्स बाय कर लीजिए। मजा आया? संतोष होपी? चलो कल मैं इस पर एक और क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत कीजिए आप, फिर आपको और भी मज़ा आने वाला है। तो आज मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को ना लास्ट में ही पढ़ा देता हूँ, पहले तो शॉर्टेज वाला पॉइंट थोड़ा सा क्लास मैंने स्ट्रेच कर लिया है, पर 5 मिनट लेट भी चालू किया था, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने जो एग्जाम्पल किया, एग्जाम्पल नंबर 3, इस एग्जाम्पल 3 को समझने के लिए अब अंग्रेजी नॉर्मल, द कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज ड्यू टू नॉर्मल रीजंस विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द गुड यूनिट्स। बताइए कितने बच्चों को ये वाली लाइन समझ में आई? शॉर्टेज की वजह से जो नुकसान हो रहा है वो बची हुई गुड यूनिट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, जब आप बल्क में चीजें लेते हो तो थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, इवोपोरेशन हो गया, और भी कोई अनअवॉइडेबल कंडीशन। कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन विल बी डेबिटेड टू कॉस्टिंग पीएनएल, और वो डू नॉट अफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप समझ रहे हो? रेड लाइन जो मैंने अंडरलाइन करी है, इट डू नॉट इफेक्ट द यूनिट कॉस्ट, मतलब अगर मेरे से केयरलेसनेस हो गई तो उसकी वजह से 75 को ऊपर नहीं करूंगा मैं। 72 को 75 इसलिए किया था क्योंकि वो नॉर्मल था, इतना लॉस मुझे पता था होना है, और उसके बियॉन्ड एक्स्ट्रा लॉस होता है तो उसकी वजह से मैं ये नहीं करता। ठीक है, चलो गुड। जैसे कई बार मिस हैंडलिंग कर दी आपने, अच्छे से हैंडल नहीं किया इसलिए गिर गया, पिल्फरेज, कोई अवॉइडेबल रीजंस एटसेट्रा। ठीक है जी, चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका डीपीक्यू है आज का। आज का डीपीक्यू मैं आपको बता देता हूं। टुडेज लेक्चर डीपीक्यू इज नॉट एग्जाम्पल, राइट, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 जो कि हमारे पेज नंबर 2.4 में है। ये आपका आज का डीपीक्यू है। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आई विल ट्राई मैक्सिमम कि हर क्वेश्चन में हर लेक्चर में कम से कम आपको एक डीपीक्यू तो दूं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, आज के लिए मैंने ये दिया आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज योर डीपीक्यू, पेज 2.4, चलेगा? हाँ अबू सलेम भाई, आज ही हमने चालू किया है सीए फाउंडेशन का फास्ट ट्रैक बैच, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो बैच को। आज डेमो लेक्चर्स हुए हैं चारों सब्जेक्ट के, इसी चैनल पर जाके देखिए आप, है ना, रिसेंट वीडियोस हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। चलो, ऐप का डेमो कैसा सिस्टम है बेटा, अगर तुमने एनरोलमेंट किया है तो तुमको ऑटोमेटिक मेल आ जाएगा, इंस्ट्रक्शंस आएंगे, और टीम और समझा भी देगी तुमको कैसे करना है, चिंता मत करो। ठीक है, चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू ऑल। आई होप आपको आज का सेशन यूजफुल लगा, अगर लगा हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू।